Shoulders, elbows relax. Eyes are gently closed. Keep the closed eyes. Just focus on the still body. With the stillness of the body, observe the slow and soft breathing. Then the calm and one-pointed mind. And we'll try to maintain this state of mind throughout the session. And for that, we'll chant one Omkar. Get ready, breathe out, breathe in. नमस्कार मुद्रा. लय संबोधयेत all together. लये संबोधयेत् चित्तं विक्षिप्तं शमयेत् पुनः सकषायं विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत्. ॐ शांति शांति शांति. Neck down. Slowly neck up, palming, and place the warmness on the eyes, on the face. Look at the palms. Hari Om. Our today's topic is stress management. Recording चालू केलंयस ग? हो, चालू केलंय. Okay. It's about stress management. So there are two words. One is stress and then the management. So first of all, we need to understand what this stress means. So there are many definitions about stress. कि मतलब वेस्टर्न साइंटिफिक डेफिनेशंस है, लेकिन अगर हम डे टू डे लाइफ का हमारा डेफिनेशन समझने की कोशिश करें, सो स्ट्रेस इज नथिंग बट द डिमांडिंग सिचुएशन and the demanding situation which is here somewhere, and the capacity to fulfill that situation in you. Your capability is this, and this is the demanding situation. This is what is expected by you, and this is where you stand. This gap is, suppose ये gap जितना बड़ा है उतना बड़ा stress होता है. ये गैप अगर बढ़ते जाएगा तो स्ट्रेस बढ़ते जाएगा. तो हमें क्या करना है, आइदर हम अपना डिमांडिंग सिचुएशन या जो डिमांड है उसको कम कर सकते हैं, या फिर अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं. बराबर है. मेनी टाइम्स, मतलब ऑलवेज ये ऐसा नहीं होता. डिमांडिंग सिचुएशन विल नॉट मैच टू द कैपेबिलिटी ऑफ योर्स. बराबर है. मेनी टाइम्स इट वोंट. लेकिन ये गैप एटलीस्ट हम कम रखने की कोशिश तो कर सकते हैं. तो वन थिंग इज दैट बिफोर डिमांडिंग समथिंग फ्रॉम योरसेल्व्स, यू नीड टू हैव योर ओन knowledge, self knowledge, ki what are my strengths, what are my weaknesses, what is my level of knowledge, what is my physical strength, what about the time management. These many factors are involved in the form before stress comes. These many factors are involved actually. तो ये सबके लिए भी योगा कैसे एप्लीकेबल है वो भी हम देखेंगे. और मेनली स्ट्रेस अगर हम सिंपल एक लाइन में अगर डिफाइन करने को जाए, एज पर टुडेज सिडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस इज नथिंग बट स्पीड. तो स्ट्रेस इज इक्वल टू स्पीड ऐसा कहा गया है. स्ट्रेस को स्पीड कहा गया है. व्हाई स्ट्रेस इज स्पीड? मैं पहले तो हम डिस्कस करेंगे
कि स्ट्रेस जो टर्म है वो अभी मॉडर्न एरा में आया हुआ टर्म है या पहले से था? when we were staying in jungle, when we were आदि मानव, ऐसा हमें लगता है ना कि तभी तभी तो कुछ स्ट्रेस नहीं होगा. those people were really lucky, they were not having stress. अभी कितना स्ट्रेस है due to this modern lifestyle. तो आपको क्या लगता है तभी स्ट्रेस नहीं था? तभी भी हाँ स्ट्रेस हाँ हाँ कभी भी तभी भी स्ट्रेस था. यस, क्योंकि तभी के चैलेंजेस अलग थे, अभी के चैलेंजेस अलग अलग है. तभी के चैलेंजेस थे सर्वाइवल, ये सबसे बड़ा चैलेंज था उनके पास. when we were आदि मानव, when we were studying in jungle फॉरेस्ट, तो वहां पे सर्वाइवल ये सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए था. क्योंकि एक तो शेल्टर नहीं होता था, जैसे अभी हमारा घर है प्रॉपर, जहाँ पे चूहे या सांप या कोई भी वाइल्ड एनिमल नहीं आ सकता. इस तरह से हमने सिक्योर सोसाइटीज, घर, ऐसे प्रॉपर घर है अभी हमारे. लेकिन तभी ऐसा शेल्टर नहीं था, तो उनको वाइल्ड एनिमल्स की का डर होता था, या विंचू चावेल किंवा साप चावेल अशा पद्धतीचा त्यांना भीती असायची. तो जगणं हे त्यांच्यासाठी महत्वाचं होतं. इनफॅक्ट अभी भी टुडे ऑल्सो, इवन दो वी हैव एवरीथिंग, डिलक्स लाइफस्टाइल वी हैव, सिक्योरिटी है, शेल्टर है, सब कुछ है, फिर भी अभी भी हमारा एक्चुअल डर, फियर कौन सा है ना, अगर हमने सोचा उसके बारे में, हमने थोड़ा मेडिटेट किया, द एक्चुअल फियर in our mind is survival. करेक्ट? तो हम, ये ह्यूमन बीइंग के डीएनए में है, नॉट ओनली इन ह्यूमन बीइंग, इट इज देयर इन ऑल द बीइंग्स. आहार, भय, निद्रा एंड मैथुन, दीज आर द 4 ऑब्जेक्टिव्स, या फिर हम बोल सकते हैं हाँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी प्राणी, एनी एनिमल. तो हम एनिमल भी है ना, वी आर ऑल्सो प्राणी. दोज हु लिव विथ ड्यू टू प्राण, दोज हु हैव प्राणिक एनर्जी, दे आर प्राणी. प्राणी का मतलब उतना सिंपल है, राइट? तो वी आर ऑल्सो एनिमल. तो एनिमल्स जो है वो बेसिकली इन 4 चीजों के लिए जिंदा है. 4 चीजें ही उनके लाइफ में होती रहती है. नंबर 1, आहार. एक तो उनको फूड चाहिए, खाना चाहिए. भय, सर्वाइवल. भय इज व्हाट, कि देखो, अगर कहाँ पे भी कुछ मतलब थ्रेट है तो हम नहीं जाते ना वहां पे. सो बाय डिफॉल्ट ये हमें पता है. अभी जैसे छोटा बच्चा है, एक बार उसने गर्म इस्त्री को हाथ लगाया, उसको एक बार अनुभव आया, वो सेकंड टाइम नहीं जाएगा वहां पे. वो तुरंत उसके रजिस्टर हो जाएगा मेमोरी में कि यहाँ पे मुझे थ्रेट है, मेरी जान जा सकती है. सो फॉर सर्वाइवल ही हैज दैट फियर. सो तो फियर जो है ये सबके मन में, सभी प्राणियों के मन में होता है. लेकिन ये फियर किस चीज का? बाय डिफॉल्ट द फियर ऑफ डेथ इज देयर इन एवरीवन, इन एवरी एनिमल, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग. तो फियर ऑफ डेथ जो है ये सबसे मतलब क्या स्ट्रॉन्गेस्ट फियर है हम में. बाकी सभी फियर अल्टीमेटली फियर ऑफ डेथ पे ही आते हैं. तो वो निद्रा, निद्रा बहुत जरूरी है. जैसे हमने लास्ट टाइम जब भी हम निद्रा के बारे में बात कर रहे थे, या मेडिटेशन के टाइम पे भी हमने देखा, निद्रा बहुत जरूरी होती है. बिकॉज इन निद्रा, फॉर अ टाइम बीइंग, वी सरेंडर अवर इगो. मी कोणीतरी आहे हा भाव आपल्याला झोपेमध्ये नसतो, त्याच्यामुळे आपल्याला थोडं अनबर्डन होतं. वी अनबर्डन. जैसे हमें प्रेयर के बाद लगता है, जैसे हमें मेडिटेशन के बाद लगता है, धारणा के बाद लगता है, वही अनुभव हमें स्लीप, नींद के बाद भी लगता है. व्हाई? बिकॉज फॉर दैट टाइम बीइंग वी सरेंडर अवर ईगो अननोइंगली. नोइंगली हम सरेंडर कब करते हैं? विथ प्रेयर एंड ध्यान. तो उसका इफेक्ट ज्यादा है, राइट? लेकिन अननोइंगली ऑल्सो वी सरेंडर अवर ईगो फॉर सम टाइम. वी बिकम फेस टू फेस विथ गॉड. गॉड बोल सकते हैं, या कोई एक शक्ति जो ऑलमाइटी है, जो सर्वज्ञ है. जैसे ओमकार का हमने, या ईश्वर के बारे में हमने देखा था. we come in front of, face to face with that power. That's why after sleep हमें अच्छा लगता है, रिलैक्स हो जाते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है. करेक्ट?
तो निद्रा इक्वली इंपॉर्टेंट है एनिमल के लिए. एंड द लास्ट वन इज मैथुन. मैथुन इज सेक्स. मैथुन इज रिप्रोडक्शन. व्हाई वी रिप्रोड्यूस? वी रिप्रोड्यूस बिकॉज वी हॅव फिअर ऑफ डेथ. आपल्याला जिवंत राहायचं असतं आपल्या मुलांच्या रूपाने, म्हणून मुलं जन्माला घालतो आपण. इट इज ॲज सिम्पल ॲज दॅट ॲक्च्युअली. I wanted to continue my I. That's why we produce children. Correct? हा, तर आपलं अस्तित्व आपल्याला भीती कशाची आहे माहितीये का? आपलं अस्तित्व संपेल याची भीती आहे आपल्याला सगळ्यांना. आणि त्यामुळेच म्हणून योग में अगर आप लोगों को क्लेश पता होंगे, क्लेश 5 क्लेश है, पंच क्लेश है योग में. अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एंड अभिनिवेश. अभिनिवेश is the strongest klesha in us. Abhinivesh means fear of death, fear of non-existence. So माझ्या अस्तित्वाची भीती आपल्याला आहे, आपल्याला स्वतःच्या अस्तित्वाची भीती आहे, आणि म्हणून आपल्याला मृत्यूनंतर सुद्धा जगायचं आहे. म्हणून आपण आपलं प्रोजिनी आपलं हे कंटिन्यू करतो, लाईफ कंटिन्यू करतो इन फॉर्म ऑफ चिल्ड्रन. करेक्ट? सो दॅट्स म्हणजे भय हा सगळ्यात आहे. भय आहे म्हणून आहार घेतो, बिकॉज खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे. तो भय है मुझे सर्वाइवल का. निद्रा इतनी जरूरी है जितना आहार जरूरी है. खाना खाए बिना एक बार आदमी जिंदा रह सकता है, सोए बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. सो फॉर सर्वाइवल वी स्लीप and we need to continue our existence even after death. That's why we produce. Correct? So these are the four due to these four we are here on this earth. करेक्ट? ह्या 4 गोष्टी ज्या आहेत, ह्या प्रत्येक प्राणी जो आहे या 4 गोष्टींसाठीच जगत असतो. ठीक है? करेक्ट? उसका मतलब क्या है? स्ट्रेस सब में होना चाहिए. हाँ, जो एनिमल है बाकी के हैं उनमें भी स्ट्रेस होता है, चाहे चूहा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, सब में स्ट्रेस होगा. इसका मतलब क्योंकि स्ट्रेस आता ही इसलिए है क्योंकि हमें सर्वाइवल का डर है, इसके लिए है. सो फियर ऑफ डेथ, दैट्स व्हाई वी हैव स्ट्रेस. अभी आप बोलेंगे पहले के लोगों का स्ट्रेस अलग था, अभी का स्ट्रेस अलग है. पहले जैसे मैंने कहा कि मुझे फूड मिलेगा कि नहीं, अगर बाढ़ आ गई, पानी पूरा रह गया तो मुझे खाना कहाँ से मिलेगा, या बारिश ही नहीं आई, पेड़ को फल ही नहीं आए तो मैं क्या खाऊंगा. ये पहले स्ट्रेस होता था लोगों को. लेकिन उनको जब ये स्ट्रेस आता था, जैसे वाइल्ड एनिमल ने अटैक किया या कहाँ पे तो बाढ़ आ गई, सो वो एक्शन क्या लेते होंगे? What were their actions when this type of stress comes? Self-defense. Self defense, yes. और कुछ और कोई जो चेंज द प्लेस. येस, कोणी सांगितलं? हा, बोल मुक्ता. चेंज द प्लेस म्हणजे प्लेस चेंज करायची प्लेस चेंज त्या कर. ठिकाणचं. बरोबर आहे. अजून त्याला चांगल्या शब्दात काय म्हणू शकतो? येस, निशा. Migration. ऑफ शेल्टर. अजून कोणी सांगेल? निशा मात्र. run away from the रन अवे. Migration. मायग्रेशन. ओके. स्थलांतर. स्थलांतर. ओके. Change in the thought process. ठीक है. तो हमेशा वो भाग जाते थे क्या? नहीं. कभी वाइल्ड एनिमल आया तो हमेशा भागते नहीं थे. तो फाइट फाइट एंड फ्लाइट. फ्लाइट. करेक्ट? फाइट एंड फ्लाइट, ये 2 चीजें करते थे वो. सो दीज इवन फ्रीज, फाइट, फ्लाइट, मेनी टाइम्स वी नाउअडेज वी अडॉप्ट फ्रीज ओनली, लेकिन फाइट एंड फ्लाइट, दीज 2 आर द रिस्पॉन्सेस आफ्टर स्ट्रेस, एंड दीज आर द नेचुरल रिस्पॉन्सेस. और वो रिस्पॉन्स देने के लिए शरीर में कुछ तो तैयार होता होगा ना, केमिकल. यस, तो कुछ तो केमिकल, एड्रेनलिन, जो स्ट्रेस हार्मोन जिसको बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए था क्या? होना चाहिए ना भाई. अगर आप इधर बैठे और अचानक से सामने आपके कोई ये आ गया, लायन या टाइगर आ गया, तो आप क्या करेंगे? आपको स्ट्रेस चाहिए ना, आप यहाँ से भागेंगे ना उठ के फटाफट. करेक्ट? तो बॉडी में, शरीर में एक ऐसा कुछ तो केमिकल बनना जरूरी होता है. एकच मिनिट, मला फोन घ्यावा लागेल. हाँ महेश, बोलिए.
सॉरी। सो फाइट एंड फ्लाइट के लिए शरीर में जो केमिकल्स जनरेट होते हैं, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, जिसको हम सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, राइट? सो वी हॅव नर्वस सिस्टम, ज्याला आपण मराठीमध्ये हिंदी में मज्जा संस्था असं बोलतो आपण, राइट? सो वी हॅव दॅट, but that is also in two forms. One is sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. So which are these two? How they look? So they don't look, they define with their functions. We define these two, एक ही नर्वस सिस्टम है, लेकिन वो दो अलग अलग तरीके से काम करती है। जब भी हमको कुछ स्ट्रेस होता है तो हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हाइक होता है, वो ऊपर चला जाता है। तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ऊपर जाएगा मतलब क्या होगा एग्जैक्टली? जैसे मैंने कल आप लोगों को बता रही थी, इफ आई नीड टू फाइट, मुझे किसी के साथ फाइटिंग करनी है, मारामारी करनी है, तो मुझे मस्कुलर स्ट्रेंथ चाहिए कि नहीं? मेरा मसल जो है वो मेरा स्ट्रांग होना जरूरी है कि नहीं? बेटा हाँ महेश। मुझे क्या चाहिए? तो मुझे मसल मेरे स्ट्रांग चाहिए, मेरे जॉइंट मूवमेंट मुझे फास्ट करने हैं, मेरा पैल्पिटेशन बढ़ेगा, मेरे आईलेट्स जो है वो क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे या डायलेट होंगे? आयलेट्स जो है मेरे, म्हणजे माझे मोठे डोळे आणखीन मोठे उघडले जातील ना, का कमी होणार, असे कॉन्ट्रैक्ट होणार? सो डायलेशन ऑफ आईलेट्स, तो आईलेट्स जो है हमारे वो बड़े हो जाएंगे, करेक्ट? तो ये सबके लिए क्या लगेगा? तो मेरे अंदर कुछ तो केमिकल तैयार होना जरूरी है जिसकी वजह से मैं ये करूंगी, एंड दैट इज स्ट्रेस हार्मोन। इट इज रिक्वायर्ड फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, एंड विच इज देयर इन अवर डीएनए फ्रॉम, मतलब जब से मनुष्य या कोई भी प्राणी का जन्म हुआ है तब से है। सो वी हैव दैट नॅचरल, दोज नॅचरल इन्स्टिंक्ट्स उपजत आपल्याकडे आहेत, ह्या गोष्टी आताही आहेत। मग आता आपल्याला गडबड काय होते की आता आपल्याकडे काही वाघ सिंह येणार आहे का आपल्या घरामध्ये? नाही, पण वाघ सिंहासारखे प्रसंग मात्र येतात, है ना? रोजच आम्हा युद्धाचा प्रसंग तुकाराम महाराज म्हणतात, जसं की आपल्याला रोजच आपल्याकडे युद्ध चालू आहे। मग भले ते बाहेरच्या जगात, बाह्य जगात असू देत किंवा आपल्या आंतरिक जगामध्ये असू देत, करेक्ट? तो ऐसे मतलब एग्जाम नजदीक आ गया इज नथिंग बट टाइगर आ गया हमारे सामने, ऐसा ही रिस्पॉन्स है ना हमारा, समथिंग लाइक दैट ओनली। एग्जाम आ गया, अभी मैडम ने मुझे मेरा नाम लेके पूछा कि यस अदिति आंसर दिस, इट्स अ टाइगर इन फ्रंट ऑफ मी, ऐसा कुछ तो है ना। तो मेरे प्रॉब्लम्स आजकल के अलग है, लेकिन मेरा शरीर तो वही है ना जो पहले था। सेम केमिकल जनरेट करेगा ना बॉडी मेरा, स्ट्रेस हार्मोन, उस समय मेरा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा मेरे शरीर में, एंड तभी आई नीड टू डू सम फिजिकल एक्टिविटी, बट वी डोंट डू। तो ये जो केमिकल जनरेट हुआ है उसको यूटिलाइज करने के लिए मैं क्या करती हूँ? पहले करती थी आइदर फाइट करती थी या भाग जाते थे। तो मेरा वो केमिकल जो शरीर में उत्पन्न हुआ है वो यूटिलाइज होता था। अभी क्या हो रहा है? इधर बैठे हैं हम नरम नरम सोफे पे, एसी फुल है, सब कंफर्टेबल है, खाना अपने आप बाहर बन रहा है, कोई तो बना रहा है मेरे लिए, आई एम हैविंग कंफर्टेबल लाइफ। बट अभी इधर चैलेंज मुझे ऐसे कुछ तो आया, कुछ तो स्ट्रेस आ गया, और शरीर ने तो स्ट्रेस हार्मोन तैयार कर दिए, बट व्हाट इज माय रिस्पॉन्स? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा बैठती हूँ और रील देखना शुरू कर देती हूँ। व्हाट वी डू दैट रिलैक्स करने के लिए, करेक्ट? तो जो स्ट्रेस हार्मोन उत्पन्न है उसका यूज किधर कर रहे हैं हम लोग? सो दे विल गेट डिपॉजिटेड एवरीवेयर। उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो स्टोर हो गया ना शरीर में मेरे। So they will get deposited in the form of fats, in the form of toxins. It's not only about obesity. ऐसा नहीं कि ओबेस लोग ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पतले पतले लोग भी स्ट्रेस में ही होते हैं ना। सो ये शरीर का कंपोजिशन वो अलग चीज है, but it will get accumulated, that stress will get accumulated, क्योंकि शरीर पूरा ब्लड तो आ गया मसल के पास, मसल्स के पास ब्लड आ गया, आंखें मेरी डायलेट हो गई, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया,
मेरा ब्रीदिंग मेरा कम हो गया क्योंकि ब्लड ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम में कम ब्लड जा रहा है, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में कम ब्लड जा रहा है, स्किन में कम ब्लड जा रहा है और सब ब्लड गया है मसल की तरफ, एंड वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट। तो उधर उसी समय अगर हम उठ के 15 सूर्य नमस्कार करते ना तो उसका फायदा होता। तुरंत उठ के 15 सूर्य नमस्कार करो, स्ट्रेस आ गया सूर्य नमस्कार करो, स्ट्रेस आ गया वॉक के लिए रन के लिए जाओ। करेक्ट, वी डोंट डू दैट। हम डायरेक्टली मेडिटेशन करने को बैठ जाते हैं तो और स्ट्रेस बढ़ेगा, क्योंकि और निगेटिव थॉट हमारे निगेटिव थॉट जो है लूप में जाने के बाद स्ट्रेस बढ़ेगा ना, कम थोड़ी होने वाला है वो। करेक्ट, समझ में आ रहा है पहले और अभी क्या फर्क है? जैसे किसी ने कहा स्थलांतर माइग्रेशन, तो पीपल वेयर चेंजिंग देयर प्लेसेस, हम जगह से उठते नहीं भाई, एक रूम से दूसरे रूम में नहीं जा रहे, चेंजिंग प्लेस का तो बात ही छोड़ो, स्थलांतर का। इस सोफा से उस सोफा पे उठ के नहीं जा रहे हैं, हम सोफा पे बैठ के पूरा वेब सीरीज देख लेंगे 5 घंटा। क्यों? स्ट्रेस है भाई, मेरे को आज बहुत स्ट्रेस है। करेक्ट, सो ये डिफरेंस है। तो रिस्पॉन्स वही है, शरीर वही है, केमिकल वही है शरीर में, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन हम गलत तरीके से कर रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। स्ट्रेस इज नॉट अ प्रॉब्लम, स्ट्रेस तो तभी भी था ना, अभी भी है, वो हमेशा रहेगा। चलो आज मुझे पता चलेगा कि मेरे लाइफ से कैसे स्ट्रेस जाएगा, आज स्ट्रेस मैनेजमेंट का लेक्चर है मैडम का, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा। लेक्चर खत्म होते ही कुछ ना कुछ स्ट्रेस आपके सामने आने वाला है, मैजिक कुछ नहीं होने वाला। सेम केमिकल लोचा अंदर होने वाला है शरीर के अंदर, लेकिन मेरा रिस्पॉन्स क्या है उसके ऊपर, मेरा रिएक्शन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड है आपका मैनेजमेंट। गेटिंग इट? तो सिर्फ डेफिनेशन बाय हार्ट करके नहीं समझेगा, आपको अर्थ समझना, मीनिंग समझना पड़ेगा स्ट्रेस का। सो नाउ यू पीपल नो व्हाट इज दिस स्ट्रेस इज। आपको समझ में आया अभी ये स्ट्रेस क्या होता है, ये कैसे काम कर रहा है मेरे शरीर के ऊपर, राइट? या सो दैट इज स्ट्रेस। अभी ये स्ट्रेस के आता कैसे है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्या क्या लेवल है, ये सब देखने के लिए हम हमारा अभी पीपीटी स्टार्ट करेंगे। सो ये स्ट्रेस जो है ना, ये एकदम से ऐसा नहीं आता, उसकी शुरुआत धीरे धीरे होती है। शुरुआत होती है पहला लेवल, इट्स अ साइकिक फेज। मतलब सबसे पहले दीज आर द 4 स्टेजेस वेयर स्ट्रेस गेट्स डेवलप। सबसे पहले वो साइकिक लेवल पे रहेगा, क्योंकि बहुत बार हमारा स्ट्रेस, बहुत बार मतलब आजकल तो यस, हाँ, इथे तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे तर विचारू शकता, संजय तुम्ही विचारू शकता। हा मॅडम, ते तिसरा रिस्पॉन्स होता फ्रीजचा, त्याबद्दल बोलून तुम्ही. तेच आपण आता काय करतो, आपण फ्रीजच होतो ना। नाउअडेज व्हाट वी डू, वी प्रिफर फ्रीज। ओके ओके ओके. और पहले भी फ्रीज होता था, व्हेन जैसे कि कोई सांप आ गया, किंवा अस्वल फॉर दैट मैटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अस्वलला काय बोलतात हिंदी मध्ये, मला माहित नाही, भालू, भालू बेर। आने के बाद हम भागेंगे तो वो हमें पकड़ेगा, हम फाइट तो कर नहीं पाएंगे भालू के साथ, तो हमें फ्रीज होना पड़ता था। जैसे कि आई एम अ नॉन लिविंग थिंग, करेक्ट? कोई स्नेक आ गया तो स्नेक से भी हम नहीं भाग सकेंगे ना, उसको मार सक रहे हैं, तो हमें फ्रीज होना पड़ता था। सो दीज 3 आर द नेचुरल रिस्पॉन्सेस ऑफ स्ट्रेस। हम आजकल फ्रीज होना ही प्रेफर करते हैं, हम फ्रीज हो जाते हैं ड्यू टू स्ट्रेस, एक जगह पे बैठ जाते हैं बस, फ्रीज। करेक्ट, लेकिन स्ट्रेस की वजह से जो भी केमिकल जनरेट हुआ है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो, जो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड स्किन पे जो है, वो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर दैट मैटर, वो पूरा निकल के आया है मसल्स के पास। अभी स्ट्रेस तो ब्लड तो मसल में आ गया, तो वहां से मुझे कुछ, मैं काम नहीं कर रही हूँ, तो क्या हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? डाइजेशन कम हो गया, कितना टाइम के लिए? ये सब 4-5 मिनट के लिए, 10 मिनट, आधा घंटा। अभी क्रिकेट मैच 2 घंटे का होता है, 2 घंटा ठीक है भाई, 2 घंटा तक क्रिकेट खेलना है मेरे को, तो मुझे स्ट्रेस चाहिए।
रन्स निकालने के लिए, कैच लेने के लिए मुझे स्ट्रेस चाहिए। उसके बाद तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाई वो 2-3 घंटे के लिए रहेगा। उसके बाद तो भाई छोड़ो ना, उसको नीचे आने दो। करेक्ट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऊपर आ गई, मतलब जिसमें जैसे मैंने ये सब रिस्पॉन्सेज बताया, मेरा पल्पिटेशन, मेरा पल्स रेट मेरा बढ़ गया, मेरा बीपी बढ़ गया, मेरा शुगर बढ़ गया। शुगर मतलब क्या? शुगर इज इक्वल टू एनर्जी, वी नो दैट। शुगर जो है वो एनर्जी है ना। शुगर नहीं चाहिए चलेगा क्या बॉडी में? एनर्जी नहीं होगी, हम जी नहीं पाएंगे। इट इज रिक्वायर्ड, ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड। लेकिन वो ज्यादा मात्रा में जनरेट हो गई, क्यों? क्योंकि बॉडी को क्या लगा, इस बंदे को अभी फाइट करना है, इस बंदे को भागना है, तो हमें एनर्जी चाहिए इसको। तो वो हर एक सेल में एनर्जी बढ़ गई, मतलब शुगर लेवल बढ़ गया। लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया तो वो क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया। करेक्ट। तो फिर वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने कहा, मस्कुलर लेवल पे होगा। आगे आगे देखेंगे, हमने शॉर्ट में कल देखा था, लेकिन अभी डिटेल में हम देखेंगे। लेकिन इन दिस एरा स्ट्रेस कम्स एट फर्स्ट एट सायकिक लेवल. आपल्याकडे आजकाल जे स्ट्रेस आहेत ते भौतिक नसून मानसिकच असतात. आता बाहेर अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये जरी पूर आला तरी आपल्याला काही फरक पडत नाही, बिकॉज वी आर स्टेइंग इन सिटी. आपल्याला काय, आपण बातम्यांमध्ये बघतो पूर आलाय, बातम्यांमध्ये बघतो दुष्काळ पडलाय, बघतो ना. आपल्याला ऍक्च्युअली आपल्या लाईफमध्ये काही चेंज होतो का त्याच्यामुळे? काहीच चेंज होत नाही. करेक्ट. लेकिन आजकल का जो स्ट्रेस है वो अलग है. जैसे मैंने कहा, एग्जाम आ गया या बच्चे का एग्जाम आया, वो सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल. उसका रिजल्ट आने वाला है, उससे भी ज्यादा स्ट्रेसफुल. उसको कम मार्क मिला वो स्ट्रेसफुल, और उसके फ्रेंड को ज्यादा मार्क मिला वो उससे भी ज्यादा स्ट्रेसफुल. करेक्ट. तो ये सब स्ट्रेस है हमारे लिए. लेकिन ये स्ट्रेस का मूल मतलब जिसको हम रूट बोलते हैं, वो रूट क्या है पता है? सर्वाइवल का भी डर, फियर ऑफ डेथ. बच्चे को कम मार्क्स मिला, फिर बच्चे को मैं अच्छे स्कूल या कॉलेज में नहीं आगे पढ़ाने को डाल सकती, फिर कोई रेगुलर कॉलेज में जाएगा, वहां पे गंदे बच्चे, मतलब संगत, उसको फ्रेंडशिप होगी, फिर वो ड्रग्स लेना शुरू करेगा, और फिर वो उसका ये होगा. सी, आई कैन नॉट टेक इट, फिर मैं मर जाऊंगी. यही है. एक्चुअली सिंपल होता है चीज की कम मार्क्स मिला, लेकिन हमारे थॉट से अननोइंगली हम उधर ही पहुंचते हैं. मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी, तो मेरे एग्जिस्टेंस को किधर तो थ्रेट है, धोखा है. सब कुछ हम लेके जाते हैं मेरे एग्जिस्टेंस के ऊपर. करेक्ट. तो अल्टीमेटली कॉज इज समवेयर एट द रूट इज समथिंग लाइक फियर ऑफ डेथ फॉर एनी स्ट्रेस. ठीक है, वो तो आगे की बात है. तो स्ट्रेस शुरू होता है कहाँ से? जैसे मैंने कहा, इट स्टार्ट्स एट द माइंड लेवल, इट स्टार्ट्स एट द साइकिक लेवल फर्स्ट. साइकोलॉजिकल मेंटल चेंजेस लीडिंग टू द ऑल्ट्रेशन इन द बिहेवियर. तो हमारा जैसे ही मेंटली स्ट्रेस आना शुरू, विचार में ही हमारे, अभी एग्जाम आ रहा है, मेरा कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, सबका पढ़ाई करके हो गया, मैडम ने ऑलरेडी बोला सबका पढ़ाई हो गया, मेरा नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, स्लीपलेसनेस, नींद उड़ गई रात की. ये शुरुआत हो गई, जस्ट द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रेस. लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ, ये भी बहुत साल से हमारा ये हैबिट बन गया है माइंड का. बहुत महीने से हम ये कर रहे हैं. अभी ये यहाँ पे हम योगा काम कर सकते हैं क्या? यस, योगा इज वेरी मच एप्लीकेबल. योगा आपको यहाँ से बाहर निकलने में हेल्प कर सकता है. लेकिन हम नहीं कर रहे हैं योग, है ना. हम ध्यान नहीं दे रहे. हमारी जो भी बिगड़ी हुई मेंटल स्टेट है, मेरा स्लीपलेसनेस, मेरा रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, एंगर, घड़ी घड़ी छोटी छोटी बात पे गुस्सा होना, ये सब मैं क्या कर रहा हूं? आई एम जस्ट इग्नोरिंग ऑल दीज सिम्टम्स. These are the very primary symptoms when stress is somewhere at the psychic level.
और दूसरा स्टेज पे हम चले जाते हैं, साइकोसोमैटिक फेज. Stress will get entered into second phase, which is psycho and somatic, because mind and body, these two are the components of our existence ना. लेकिन वो दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट है क्या? नहीं है ना, एक ही दूसरे के साथ है वो. Sound mind stays in a sound body, vice versa. तो अगर मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया और उसको हमने इग्नोर किया, प्रोलॉन्ग मेंटल स्ट्रेस विल गेट एंटर्ड और will get converted into a psychosomatic state. Psych is mind and somatic मतलब physical. Psychosomatic मनोकायिक, मन आणि काया यांचं मिळून जे काही मिश्रण आहे तिथे जातो. सो हमारा स्ट्रेस जो है वो कंटिन्यू अगर हम करेंगे तो दैट पर्सन विल स्टार्ट शोइंग दीज सिम्टम. जैसे मैंने कहा, बीपी इंक्रीज उसका हमेशा के लिए रहेगा. फिर वो पर्पस क्या था? एक पर्टिकुलर टास्क के लिए पर्पस था. बीपी इंक्रीज होना, ये इंक्रीज होना, क्या बोलते हैं, शुगर इंक्रीज होना, ये सब उस टाइम बीइंग था. लेकिन वो हमने क्या किया, कंटिन्यू है हमारे पास. एक एक दो दो साल से हमारा स्ट्रेस ही ले रहे हैं हम कंटिन्यूअस. वी आर नॉट सेटिंग डाउन अवर स्ट्रेस. तो बीपी बढ़ेगा. ट्रेमर्स इन द बॉडी, मसल्स में पूरा स्ट्रेस भरा हुआ है. सो नो फ्लेक्सिबिलिटी. ब्लड फ्लो में ये है, ऑब्स्टेकल्स है. सो ट्रेमर्स इन द बॉडी, पैल्पिटेशन है, रेस्पिरेशन आपका डिस्टर्ब हुआ है. तो थायराइड जो हमारा इमोशन का सीट, द सीट ऑफ इमोशंस इज थायराइड. तो महिलाओं में ज्यादा दिखाई देता है आजकल. तो फीमेल मेल में भी है, लेकिन महिलाओं में ज्यादा आता है क्योंकि महिलाएं थोड़ी ज्यादा इमोशनल होती हैं. तो उनका यहाँ का जो ये, दिस इज द सोर्स ऑफ इमोशंस. थायराइड इज द सोर्स ऑफ इमोशंस. वहां पे अगर डिस्टरबेंस हुआ तो थायराइड नाम की बीमारी है वो हो जाती है. तो ये सब चीजें होना शुरू हो जाएंगी मेरे शरीर के अंदर. ये क्यों होगा? ड्यू टू द स्टिम्युलेशन ऑफ और द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ज्याला मराठी और हिंदी में उसको बोलते हैं अनुकंपी मज्जा संस्था. एंड पैरासिम्पैथेटिक इज कॉल्ड एज परानुकंपी मज्जा संस्था, हिंदी मराठी के लिए. बाकी इंग्लिश में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंटिन्यूअस अगर काम कर रहा है तो ये होगा. क्या क्या होगा? बीपी बढ़ेगा या फिर शुगर बढ़ेगा, ट्रेमर्स इन द बॉडी, पैल्पिटेशन, रेस्पिरेशन डिस्टर्ब एंड थायराइड. क्लियर? यहाँ पे भी योगा काम कर सकता है ना. योगा थेरेपी से हम इसके ऊपर भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. अगर कंटिन्यू थेरेपी अगर हम करें, हम आसन करें, हम क्रिया करें, हम प्राणायाम करें या ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें, धारणा करें, ध्यान करें, कुछ नहीं तो योग निद्रा करें, रिलैक्सेशन से डेफिनेटली उसके ऊपर काम हो सकता है. बट वी कंटिन्यू दैट स्टेट एंड वी एंटर इनटू द थर्ड स्टेज, थर्ड फेज, एंड इट इज नथिंग बट अ सोमैटिक फेज. अभी माइंड से कांटेक्ट टूट गया, अभी वो स्ट्रेस पूरा का पूरा शरीर में चला गया. अभी मन का उससे कुछ है नहीं. अभी मन, अभी कितना भी आप शांत करो, अभी शरीर में चला गया है. वेयर द स्ट्रेस इज सेटल्ड इन वन ऑफ द ऑर्गन. किसी का स्किन, तो स्किन डिजीज बहुत कॉमन है आजकल. स्किन डिजीज बहुत ही कॉमन है क्योंकि स्किन से ब्लड फ्लो निकला है हमारा कितने सालों से, कम है. स्किन के प्रॉब्लम्स सिर्फ डर्मैट के तरह के पास जाके नहीं होगा. इंटरनली ही हमको उसके ऊपर काम करना पड़ता है. डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल डिजीजेस, GID बोलते हैं जिसको हम, क्या क्या है बहुत सारे, सबको पता होगा आजकल. अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, इंडाइजेशन तो कॉमन है एकदम ही.
कोलाइटिस, ये सब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सब क्या हो गया, फिर कॉन्स्टिपेशन है, फिर पाइल्स है, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स आजकल सबको है। घर में एक आध बंदा तो जरूर रहेगा हमारे। करेक्ट। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि हार्ट, मतलब जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं या हार्ट डिजीज बोल सकते हैं हम लोग, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, मस्क्यूलर सिस्टम के प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन, मस्क्यूलर पेन, कंटिन्यूअस पेन में है वी आर। करेक्ट। सो ये अभी चला गया सोमैटिक लेवल पे, मतलब फिजिकल लेवल पे चला गया अभी ये। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हम योगा से लिटिल बिट, यहाँ पे हमें एलोपैथी प्लस योग करना पड़ेगा। Again we ignore this state and then we enter into the organic phase. अभी एक ऑर्गन भगवान ने सबको एक ऑर्गन तो वीक दिया है। जैसे एक बॉस के अंदर 4 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, बॉस बहुत टॉर्चर है, तो चारों को एक बीमारी नहीं होती, किसी को हाइपरटेंशन होगा, किसी को डायबिटीज होगा, किसी को स्किन का प्रॉब्लम होगा, किसी को कुछ भी नहीं होगा। करेक्ट। तो डिपेंडिंग अपॉन योर मेकिंग, भगवान ने बनाते वक्त हमको कुछ ना कुछ ऐसा वीक दिया है, तो हमारा एक ऑर्गन डिफेक्ट करेगा। जैसे पैनक्रियाज हो गया, या हार्ट हो गया, या सब जॉइंट्स हो गए, ये कोई ना कोई एक ऑर्गन पे ऐसा वो इफेक्ट करेगा, फिर हमें स्ट्रक्चरल डैमेज है ये अभी। नाउ इट इज स्ट्रक्चरल डैमेज, देयर वी नीड टू जस्ट फोकस या टेक अ ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, उससे भी काम होगा पता नहीं, ऑपरेशन, ये सब लेवल पे चले जाते हैं। तो स्ट्रेस को हम कितना हल्के में ले रहे हैं। तो स्ट्रेस सिर्फ मेंटल नहीं है, उसका बिगिनिंग मेंटल है, लेकिन आगे आगे वो यहाँ पे इतना इफेक्ट करता है हमको, इफ वी प्रोलॉन्ग दैट स्ट्रेस। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही हमारा ऊपर है, पैरासिम्पैथेटिक हम स्कोप ही नहीं दे रहे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जो मेरे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिविटीज को नीचे लाएगा और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज को ऊपर लेगा। हाँ मृता बोला। मॅम आता जसं तुम्ही म्हटलात that sympathetic nervous system will go and parasympathetic activity will become much better. But in the earlier slide, somatic phase, so there we had seen that if the parasympathetic nervous system is also having more, then there are some organs that will also get affected if the parasympathetic nervous नाही is मला also म्हणजे ह्या phase. स्लाइड मध्ये थांब, ही स्लाइड वाचते मी. स्ट्रेस सेटल डाउन इन द टार्गेटेड ऑर्गन विथ फुल फ्लेश चेंजेस. Disease fully settled down in the organ. The features of psychological and parasympathetic phenomenon subsides in many cases. Patients come with ठीक आहे, म्हणजे तुला काय म्हणायचं आता सांग मला. In the third slide. अच्छा, So in the third third slide. slide, हाँ, yes, काय आहे? somatic phase, wherein if the activity is there, heart trouble आहे, parasympathetic आहे. But where parasympathetic is active, there is a ulcer and bronchitis asthma. Yes, So if yes. parasympathetic also gets more active, then also there is a होतोच ना, chance that अगदी there will be. प्रश्नच नाहीये. मी म्हणलं ना बॅलन्स. दिस सिंपॅथेटिक नर्वस सिस्टम शुड कम डाऊन अँड पॅरासिम्पथेटिक हमेशा खालीच जात असतो आणि सिंपॅथेटिक Oh. वरती जात असतो. दोन्ही एका लेवलला. पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या की एक्स्ट्रीम रिलॅक्सेशन म्हणजे देखो म्हणजे आपण त्याला फ्रीज म्हणतो की म्हणजे सोडून म्हणजे लुळे पडतात. जैसे की हम ये जो है हमारा कौन सा बरं आपला पॅरालिसिस. Okay. Paralysis is a disease of parasympathetic nervous system. Okay. Hypertension is sympathetic nervous system. पण त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टमचा डिझीज आहे पॅरालिसिस. म्हणजे जिथे आपण पूर्ण सोडूनच देतो आपल्या शरीराचा साथ.
ओके इतक्या स्ट्रेस लेवलला जातो की आपल्याला लाईक वी गिव्ह अप विथ द पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम. इतके आपण सोडून देतो. इवन दिस अस्थमा, ब्रोंकायटिस हे पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टमचे आजार आहेत. ये साक्षी, तू आधी विचार, मग मी पुढे सांगते. मॅडम, या स्ट्रेसनी गंभीर स्वरूपाचे आजार म्हणजे काय, जसं देवांग सरांनी परवा एक्झाम्पल दिलं होतं त्या लुईस हे मॅडमचं सर्वायकल कॅन्सरचं, तर तशा स्वरूपाचे आजार पण होऊ शकतात का एक्स्ट्रीम हो, हो. लेवलचे? हो हो, अगदी अगदी. मी तेच सांगितले, सगळी नावं घेतली. कॅन्सर फक्त मी घेतलं नाही नाव, बट हा. येस, बिकॉज कॅन्सरला अजून काही पण कॉजेस असू शकतात ना, दॅट्स वाय ओके कॅन्सर इज नॉट ओनली स्ट्रेस ओरिएंटेड, म्हणून मी त्याचं नाव नाही घेतलं. ओके. ओके मॅम. So many a times we try to avoid taking the names of these, म्हणजे सगळ्याच डिझीज आजारांना आपण स्ट्रेसशी कनेक्ट नाही करू शकत. सो कॅन्सरसाठी थोडासा बाकी पण काही गोष्टी, आपलं हिस्ट्री किंवा आपलं आपले जे पेरेंट्स आहेत किंवा आधीचा जे पिढी आहे त्यातून पण आलेल्या गोष्टी असू शकतात म्हणून. ओके. बट येस, डेफिनेटली फॉर रिहॅबिलिटेशन वी कॅन डेफिनेटली यूज योगा. फाईन. येस, आय एम टॉकिंग अबाउट पॅरासिम्पथॅटिक नर्वस सिस्टम. त्याचेही आजार काय, तर बिकॉज वी आर नॉट प्रॉपरली हँडलिंग पॅरासिम्पथॅटिक नर्वस सिस्टम. सो अस्थमा, ब्रोंकायटिस, these are the diseases of parasympathetic nervous system. Then these irritable bowel syndrome के बाद जो कोलाइटिस अल्सर होता है, that is also parasympathetic due to, म्हणजे मसल के ऊपर का कंट्रोल चला गया. लूज मोशंस क्यों होते हैं? लूज मोशन के पहले, मतलब कोई भी मोशन या स्टूल जब हम पास करते हैं उसके पहले कुछ तो स्पिंक्टर्स लगाए हैं ना भगवान ने हमको. सो वी कैन कंट्रोल. अगर हमको जो से पॉटी को जाना है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं उसको, बिकॉज वी हैव दोज स्प्रिंक्टर्स, दोज मसल्स. So I have control over those muscles because my parasympathetic and sympathetic nervous systems are working at the balance state, जिसको होम्योस्टेसिस हमने सीखा था लास्ट टाइम. इवन संयुक्ता ने जब भी बताया तो भी, डॉक्टर संयुक्ता ने बताया तो भी आपने समझा. लेकिन वो कंट्रोल ही चला गया तो लूज मोशंस, मतलब जो खा रहे हैं जा रहा है, न्यूट्रिएंट वैल्यूज को वो मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम ही नहीं दे रहे हमारा शरीर, तो फटाफट निकल के जा रहा है. मतलब क्या, दैट इज अल्सर, दैट इज कोलाइटिस, बेसिकली नॉट अल्सर बट कोलाइटिस. करेक्ट. सो ये पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम के आजार आहेत. अस्थमा, अस्थमा क्या है? अस्थमा इनहेलेशन में प्रॉब्लम है या एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम है? यस, चारुता. Inhalation. नो एक्झेलेशन No, exhalation. Exhalation. disorder. Asthma is a problem while they are facing problem while exhaling. करेक्ट. म्हणजे काय झालेलं आहे की एक्झेल करण्यासाठी काय करायला पाहिजे, तर आपलं पोटात जातं, आपला डायफ्राम जो आहे तो वरती येतो ना, तो वरती येतो, मग एक्झेल होतो. आपण इनहेल करताना काय होतं, तर एक्सपान्शन होतं. एक्झेलेशन इज कॉन्ट्रॅक्शन. कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो मसल्स लूज हो गए. ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से है, एंड दैट्स व्हाई दीज आर द प्रॉब्लम्स. फाइन. हे लक्षात आलं. देखो, अस्थमा में क्या होता है, सिटी जैसा आवाज आता है, तो व्हाइल एक्सेलिंग दैट वॉइस कम्स, है ना. सो वो है प्रॉब्लम. तो एक बार एक्सेल ठीक से नहीं हुआ तो फिर इनहेल ठीक से नहीं होगा ना, ये फिर ऐसे चलते जाता है आगे आगे आगे. करेक्ट. उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे. जैसे मैंने कहा कि ये फिर स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया. सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस. समझ में आ गया आप लोगों को? ये आप अच्छे से एलॉबरेट कर सकते हैं. तो स्ट्रेस क्या है, जो पहले 10-15 मिनट मैंने एक्सप्लेन किया. आई नीड यू पीपल टू राइट ऑल दिस थिंग्स. मैंने एग्जाम्पल कितने सारे दिए. आई वॉन्ट यू टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज. आपके बहुत सारे और एग्जाम्पल्स रहेंगे. मैंने मार्क्स का दिया एग्जाम्पल, किसी का कुछ और रहेगा. मैरिज, बच्चों की शादी जमा करना या खुद की शादी अरेंज करना इज ऑल्सो स्ट्रेसफुल सिचुएशन. रिलेशनशिप, कितना स्ट्रेस है आजकल रिलेशनशिप में. पीपल वोंट एडजस्ट एट ऑल. एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज नाम की चीज नहीं. क्यों इतने साल से शादी इतनी, जैसे मेरी बेटी भी पूछती है मुझे की एवढं 25 वर्ष मम्मा कसा काय संसार केला तुम्ही. तो आपण कॉम्प्रोमाइज आणि ऍडजस्टमेंट शिवाय नाही ना होऊ शकत. मुलं करतील, डाऊटफुलच आहे. ती स्वतः म्हणते मला बाबा अवघड वाटतंय.
हो रहा है। पहले कितने लव मैरिजेस होते थे, आजकल मैरिजेस ही नहीं हो रहे। मैट्रिमोनी साइट क्यों आए हैं इतने सारे? लव मैरिज तो हो ही नहीं रहे हैं आजकल, नहीं होंगे। एक दूसरे को इतना सब जानने के बाद कोई शादी नहीं करेगा उसके साथ। हम पहले जानते नहीं थे एक दूसरे के से, इसके लिए शादी की है, बराबर है कि नहीं? चाहे तभी लव मैरिज भी होते थे, लेकिन इतना एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस नहीं होते थे ना, मोबाइल्स नहीं थे। 2-3 घंटा मिलना बस, 24 घंटा उसके साथ रहने के बाद उसके सब साइड समझ में आते हैं हमको, ऑल इट्स कलर्स। तो शादी नहीं कर सकते, करेक्ट? सो स्ट्रेस है, रिलेशनशिप के स्ट्रेस है। तो ये सब कुछ एग्जाम स्ट्रेस टू, हाँ एग्जाम स्ट्रेस है ना। अभी आप लोग भी स्टुडंट है, बच्चों के कैसे डांटते थे आप? अभ्यास करत नाही, परीक्षा आली, तुमचं काय? आता दिवाळी आली, शॉपिंग करायचंय, फराळ बनवायचंय, घर साफ करायचंय, अरे सोडा सगळं, अभ्यास करायचंय, हे बघा आता जाऊ दे, ती दिवाळी दरवर्षीच आहे और 2 साल के बाद भी दिवाली आने वाली है, करेक्ट? एग्जाम का स्ट्रेस, फिर आपके रिझल्ट आएंगे तो फिर बच्चे तो बापरे, मुलं तर टपूनच असणार, आईचा कधी रिझल्ट येतोय और फिर आपका या पप्पांचा कधी रिझल्ट येतोय, मग काय खरं नाही मग आपलं. करेक्ट? तो वो अलग ही स्ट्रेस है भाई, ठीक है? तो ऐसे सारे स्ट्रेस के प्रकार, ये आप कुछ भी एग्जांपल्स दे सकते हैं उनको, लेकिन अल्टिमेटली द कॉज, द रूट, द मूळ जो आहे स्ट्रेसचा तो काय आहे, तर फिअर ऑफ डेथ, फिअर ऑफ नॉन एक्झिस्टन्स, सर्वायवलची भीती, अस्तित्वाची भीती. अभी इसके ऊपर सॉल्यूशन तो बहुत लोगों ने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, लाइक स्मोकिंग, उसकी वजह से क्या होगा वो भी पता है हमें। कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज होगा तो हार्ट के ऊपर लोड आएगा, हार्ट डिसीज बढ़ेंगे। ड्रिंकिंग, दारू पीना, पैसा तो जाएगा ही जाएगा, लिवर खराब होगा, एपेटाइट पे इफेक्ट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की वाट लगेगी, माइंड उसका क्या है वो भी चला जाएगा। देन सेक्स, एक्सेसिव सेक्स इन फ्री सोसाइटी, ये भी आजकल तो वेल नोन है आजकल ये चीज हमको, उसकी वजह से होने वाले कुछ बीमारियां। देन ड्रग्स, जो ट्रैंक्विलाइजर के नाम से ड्रग्स जो आजकल हो रहा है, आजकल इजीली अवेलेबल है। आधे घंटे में पिज्जा आ सकता, पिज्जा शायद नहीं आएगा, लेकिन 15 मिनट में ड्रग्स पहुंच सकता है घर पे हमारे। ये कंडीशन है आजकल सोसाइटी का, करेक्ट? डाइवर्जन, फॉर दैट वी ज्वाइन क्लब्स, किटी पार्टीज, वॉचिंग मूवीज, डाइवर्ट, सिर्फ डाइवर्ट कर रहे हैं हम लोग खुद को, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। डाइवर्जन टाइम बीइंग है, कितना दिन करेंगे, बोर हो जाता है इससे भी हम लोग। सो ये सभी, या कभी किसी गेम में हम खुद को इन्वॉल्व करते हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी कभी अच्छा भी है किस मात्रा में, इफ इट इज इन अ मॉडरेट लेवल, अदरवाइज इट इज डेंजरस। नाउ ये स्लाइड पे हमको क्या पता चल रहा है बोलो? जो स्ट्रेस मैंने बताया था, ये दीज आर द पंचकोशास, ये पता है ना आप लोगों को? दिस इज ह्युमन बीइंग, दिस इज यू, दिस इज मी, दिस इज अवर एक्झिस्टन्स. तर आपलं जे अस्तित्व आहे हे आहे, करेक्ट? तो अभी स्ट्रेस हमने देखा, बिगिनिंग स्टेज में स्ट्रेस कहाँ पे होता है? तो इन बिटवीन, मिडिल पार्ट ऑफ अवर एक्झिस्टन्स, देर आर 5 शेड्स, दीज आर द 5 लेयर्स: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश. तो ये पंचकोश भी आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे. सो अन्नमय कोश इज एवरीथिंग रिलेटेड टू बॉडी, फिजिकल लेयर, फिजिकल जो भी हमारा एग्जिस्टेंस है. प्राणमय कोश इज अवर वाइटल एनर्जी, ब्रीदिंग. मनोमय कोश इज अवर साइकी, जो हमारा साइके है वो ये है. तो फर्स्ट द बिगिनिंग, द जो शुरुआत होती है स्ट्रेस की, इट इज एट दिस, ये जो है हमारा, जिसको हम हाँ, ये जो है हमारा, ये बीच वाला दिख रहा है आप लोगों को? दिस इज द मिडिल. तो 5 के बीच वाला जो है ये पहला डिस्टर्ब होगा.
स्ट्रेस यहाँ से शुरुआत होगी, डायरेक्ट शरीर पे काम आएगा नहीं स्ट्रेस आपको। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट दवाई ले लेते हैं, वो शरीर पे काम करेगा। यहाँ पे स्ट्रेस है ना, लेकिन तो ये स्ट्रेस यहाँ पे प्रोलॉन्ग हम करेंगे तो वो डिस्टर्ब किसको करेगा, पहले प्राणमय कोश को भी इधर भी करेगा और इधर भी करेगा ना। तो हमारे प्राणमय कोश हमारे ब्रीदिंग को डिस्टर्ब करेगा, एज वेल एज इट विल डिस्टर्ब माय विज्ञानमय कोश, माय इंटेलेक्चुअल। सही गलत की पहचान भूल जाएंगे हम लोग। तो सही क्या था वो छोड़ के नाउ वी स्टार्टेड डूइंग स्मोकिंग, ड्रग्स करना शुरू किया, दारू पीना शुरू किया। ये क्या हो गया, ये विज्ञानमय कोश भी मेरा डिस्टर्ब हो गया, एंड प्राणमय कोश। एंड प्राणा इज नॉट ओनली ब्रीदिंग, प्राणा इज द होल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इज ड्यू टू प्राणा। मेरा बॉडी का फंक्शनिंग, जैसे अभी किसी के शरीर से प्राण चला गया लेकिन उसके अंदर हार्ट है, उसके अंदर बाकी सब ऑर्गन है, वो चलेंगे क्या, नहीं ना। लेकिन उसको फंक्शन करने के लिए प्राण इज इसेंशियल फॉर देयर। तो प्राणा, ड्यू टू प्राणा आवर बॉडी फंक्शंस। तो प्राणमय कोश पे इफेक्ट होगा, मतलब क्या होगा, तो हमारे बॉडी के फंक्शनिंग पे इफेक्ट होगा। दैट्स व्हाई वी सी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सफर होगा, हमारा रेस्पिरेशन खराब होगा, हमारा स्किन खराब होगा। ये सब चीजें होंगी व्हेन यू आर प्राणमय, एंड ऑब्वियसली रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग। एंड उसको प्रोलॉन्ग करने से स्ट्रेस चला जाएगा अन्नमय कोश में, दैट इज फिजिकल। जो हमारे चारों लेवल थे, जो 4 स्टेट्स हमने देखे, साइकिक स्टेज, साइकोसोमैटिक, सोमैटिक एंड ऑर्गेनिक, ये 4 फेजेस हमने देखे स्ट्रेस के। ये चारों को इधर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इट बिगिंस एट मनोमय कोश, देन एंटर्स इनटू प्राणमय कोश, देन एंटर्स इनटू मनोमय कोश, अन्नमय कोश। And at the same time, as mind is near to our buddhi, our intellect, it will affect our buddhi also ना। सही गलत क्या है समझ में नहीं आएगा। गलत चीजें करना, एंगर, लोगों को गाली देना, पीटना, ये सब शुरू हो जाएगा। फाइन, that means if all my these 5 koshas are not in harmony, ये अगर डिस्ट्रैक्टेड है, ये अगर डिस्टर्ब्ड है, तो मुझे क्या है, तो मुझे है व्याधि। सो व्याधि इज डिजीज, इन इंग्लिश इट इज डिजीज, इन संस्कृत इट इज कॉल्ड एज व्याधि। व्याधि इज इक्वल टू disintegrated. These are not in integration with each other, these 5 koshas. So my existence, my personality is in disintegrated personality, विस्कटलेली, विस्कळीत। कशामुळे, ड्यू टू स्ट्रेस। सो सिर्फ फिजिकल एलिमेंट नहीं, तो मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते ही है ना। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, न्यूरोसिस, और फिर साइकोसिस पे भी जा सकते हैं हम लोग। ये सब आपको सीखने को मिलेगा 3rd सेमेस्टर में, आई थिंक, या 4 में। फाइन, तो ये भी एलिमेंट्स है, तो ये सब आपके बुद्धि और मन पे भी इफेक्ट करेंगे। बट विथ योगा, इफ व्याधि इज डिजीज, with yoga you can integrate your personality. तो opposite to व्याधि, व्याधि का exactly opposite word is समाधि, समाधि। व्य आधि, व्य म्हणजे disintegrated, disturbed, and some is balance. समाधि। तो व्याधि से समाधि की तरफ जाने का जो रास्ता है वो योग से ही है ना पॉसिबल। तो समाधि इज नथिंग बट अ स्टेट ऑफ हेल्थ, द परफेक्ट स्टेट ऑफ हेल्थ। तो योगी लोग ही क्या हो सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं। इसीलिए तो हम इस पाथ के ऊपर आए हैं। एंड वी ऑल नो नाउ समाधि इज नॉट द एंड ऑफ योगा, इट इज द वेरी मच बिगिनिंग ऑफ योगा। वी नो दैट, हमने ऑलरेडी पहला दिन से यही सीख रहे हैं हम लोग। धारणा, ध्यान, समाधि शुरुआत है योगा की ये। सो ये व्याधि और समाधि के बारे में भी आप लोग
लिख सकते हैं. सो इंटीग्रेशन ऑफ दीज 5 कोशास, these the 5 existence of human being is nothing but samadhi, and samadhi is equal to yoga. खुद व्यास भाष्य में डिफिनेशन दिया है, योग समाधो, योग ही समाधि है. फाइन. Integrated approach of yoga therapy. So from here your management will start. स्ट्रेस देखा हमने, मैनेजमेंट के लिए क्या करना है ये पहले वाले स्लाइड में भी देखा. योग इज अ सॉल्यूशन, बिकॉज स्ट्रेस से क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसइंटीग्रेशन से होगी व्याधि. एग्जैक्टली उसका अपोजिट क्या है, इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मतलब समाधि, और वो सिर्फ पॉसिबल है योग से. तो योगा हैज थेरेपेटिक अप्रोच. योगा इज नॉट मेंट फॉर थेरेपी, ये सबसे पहले ध्यान में रखना. योगा थेरेपी के लिए बना ही नहीं है. योगा का मूल उद्देश्य तो आप लोगों को पता है ना, क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योग? मोक्ष. करेक्ट. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योग इज मोक्ष. मेरा ऑब्जेक्टिव था मुझे हेल्दी बनना था, मैं योगा में आई. मेरा ऑब्जेक्टिव था मुझे पतला होना था, मैं योगा में आई. मेरा ऑब्जेक्टिव मुझे सुंदर दिखना था. मेरा ऑब्जेक्टिव है मेरा मेमोरी स्ट्रांग करना था, मैं योगा में आ गई. लेकिन योगा का ऑब्जेक्टिव तो सेम ही रहेगा ना हमेशा. दैट इज मोक्ष ओनली. सो योग इज नॉट मेंट फॉर द ट्रीटमेंटल पर्पस. इट इज मेंट फॉर समथिंग एल्स. It is meant for the for the view of life and the way of life. It is actually the view of life through darshan. What we see, what we learn, view of life. जीवनाकडे कसं बघायचं. And when we apply that, we can follow yoga as a way of life. तो योगा को हमको लाइफस्टाइल बनाना है, स्टाइल नहीं बना. स्टाइल कम्स एंड गो ना. स्टाइल आज वेगळी उद्या वेगळी बदलत राहते. स्टाइल नहीं, जब स्टाइल आजकल स्टाइल हो गया है योगा. मैं योगा क्या करती हूँ तो पावर योगा, हॉट योगा, एक्वा योगा, एरियल योगा, आजकल वो भी है. करना नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये सब नहीं मत करो, ऑब्वियसली नॉट. मैं भी खुद करती हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है उसको नहीं भूलना है. You should adopt this as a lifestyle, not only as a style. स्टाइल बदलती रहेंगे क्योंकि. Then एकच मिनिट. हा कसला वास येतो? हा दरवाजा बंद करून. सॉरी. सो योगा, but still yoga can be used as a therapy. और ये अभी नहीं डिसाइड हुआ है. ये भी योग वशिष्ठ, जैसे मैंने कहा 5000 years बैक भी है बताया गया है. मन प्रशमन उपायः इति योगः. मन को शांत करना ही उपाय है. तो उपाय ट्रीटमेंटल पर्पस ऑलरेडी बताया गया है वशिष्ठ ऋषि ने. सो दिस इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी, इसको बोलते हैं IAYT. इज अ मैनेजमेंट, is a therapy, is a treatment for any psychosomatic disease or the mental disease, psychic disease. तो उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच क्यों कहा गया है? बिकॉज एज दिस इज द ह्यूमन पर्सनैलिटी, सॉरी, ये अगर आपका ह्यूमन पर्सनैलिटी है, तो अगर हमें स्ट्रेस मेरा माइंड के लेवल पे है, तो सिर्फ माइंड पे योगा काम कैसे करेगा? आप सिर्फ स्ट्रेस आ गया तो आप सिर्फ बैठ के ध्यान करेंगे क्या? नहीं ना. जैसे मैंने कहा, यू शुड गेट अप, यू शुड लीव योर स्पेस प्लेस एंड यू शुड गो आउट एंड रन. स्किपिंग करो, भागो, सूर्य नमस्कार करो. तो स्ट्रेस, आप तो बोल रहे मैडम कि मनोमय कोश में स्ट्रेस है, तो मैं क्यों शरीर को परेशान करूं? Because you cannot separate these 5 things. That is called as integrated approach. Even though now the stress is here in the Manomay Kosh, we need to practice asana.
वी नीड टू प्रैक्टिस शुद्धि क्रिया। आए समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को बैक पेन है तो आप उसको क्या बोलेंगे, सुबह शाम रात 3 टाइम मार्जरासन करो। ऐसा दवाई जैसा देता है डॉक्टर लिख के, ऐसा लिख के देंगे आप क्या बोलेंगे, योग करो। तो योग में सब आएगा ना, लूजनिंग प्रैक्टिस आएगा, सूक्ष्म व्यायाम आएगा, फिर मार्जरासन आएगा। तो आप डायरेक्ट बोलेंगे क्या, सुबह शाम रात को 3 टाइम योगा ये करो, मार्जरासन करो। ऐसा तो नहीं ना आप प्रिस्क्राइब करेंगे जैसे दवाई देते हैं। That Marjarasan is good for spine. We know that Marjarasan is equally good for respiration. तो जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम है उसको भी आप मार्जरासन ही देंगे। वो नया कुछ आप इन्वेंट करेंगे क्या आसन? नहीं ना, जो कुछ 15-20 आसन है वही आपको देने हैं सबको। तो सबको सब करना है, आप ऐसे अलग नहीं। सिर्फ आप कॉन्ट्राडिक्टरी बोल सकते हैं कि बाबा शीर्षासन मत करो, क्यों? क्योंकि आपका नेक वीक है, ये आप बोल सकते हैं। क्या नहीं करना है वो आप बता सकते हैं, बाकी तो सब करना है ना, करेक्ट। उसके बाद ब्रीदिंग प्रैक्टिस आप सबको बोलेंगे, इवन दो इफ यू हैव, जैसे कैंसर का किसी ने बात छेड़ा था, कैंसर है तो आप कैंसर के लिए क्या ट्रीटमेंट है योगा में, तो सभी करना पड़ेगा उसको। आहार जिसको हम डाइट बोलते हैं उसको शुद्धि क्रिया करनी पड़ेंगे, उसको लूजनिंग प्रैक्टिस, उसको सब आसन, उसको प्राणायाम या ब्रीदिंग प्रैक्टिस सब करना पड़ेगा। देन मेडिटेशन, धारणा, ध्यान, देन अपना योग निद्रा, everything. That is integrated approach of yoga therapy. You cannot treat a symptom. You have to treat a person. सिम्टम्स मेंटल लेवल पे है तो सिर्फ माइंड के लिए काम करो, सिम्टम्स शरीर के लेवल पे है तो सिर्फ शरीर के लिए योगा दो, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज वी आर नॉट focusing on the disease, our focus should be on the person as a whole. पूर्ण त्या व्यक्तीवरती काम करायचंय आपल्याला, त्याच्या आजारावर नाही करायचंय काम. That is integrated approach of yoga therapy. आलं लक्षात ना तुम्हाला? राइट? देन यस, देन अभी देखना जरूरी है कि भाई फिर हर एक थेरेपी के लिए, हर एक कोश के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सो फॉर अन्नमय कोश, आहार, विहार, विश्रांति. Stress gets accumulated at the body level as stiffness of joints, spasms of muscles that can be released by yogasan. मतलब यहां से भी थेरेपी शुरू करेंगे, यहां से भी और यहां से भी, दोनों तरफ से हम उस व्यक्ति पे काम करेंगे ताकि उसका डिजीज जो है रूट कॉज से निकल जाए, उसका रूट से निकल जाए, मुळापासून निघाला पाहिजे तो, which in turn calm down the mind obviously. तो आहार, जैसे मैंने कहा, डाइट भी देना पड़ेगा। डाइट मतलब आप उसको ऑल ऑफ अ सडन नहीं बोल सकते भाई तू सब कुछ छोड़ के ये कर, सिर्फ 16 आज कुछ है ना आजकल इंटरमीडिएट डाइट कर, ऐसा नहीं बोल सकते आप उसको। यू आर नॉट डाइटिशियन। योगा में डाइट क्या है मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, सब कुछ खाओ। क्या मत खाओ? योगा में क्या डाइट होता है, कोण सांगे? मिताहार. नहीं ते आहेच, लेकिन हम जब आते हैं पेशेंट तो पहला डाइट उनको देते हैं सब कुछ खाओ, सिर्फ किसी का दिमाग मत खाओ। ये सबसे पहला आहार है योगा में। मेंटल लेवल का आहार यही है ना, बाकी ठीक है मिताहार वगैरह वगैरह वो सब चलता रहेगा, करेक्ट। तो ये आहार जरूरी है। विहार, उठो जगह से, एंड ऑब्वियसली विश्रांति, योग निद्रा। प्राणमय कोश के लिए रिदमिक ब्रीदिंग, स्लोइंग डाउन। जैसे मैंने कहा स्ट्रेस इज स्पीड, द सॉल्यूशन इज स्लो डाउन, बराबर ना? स्ट्रेस मतलब स्पीड है, तो उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? स्लो डाउन। सो व्हाइल यू परफॉर्म आसन, आप अगर 1 घंटे में मैं 30 आसन करूंगी, ये स्ट्रेस हो गया। वापस 1 घंटे में मैं सिर्फ 3 आसन करूंगी, ये 4 आसन करूंगा,
This is relaxation. This is slowing down with awareness. कॉम्पिटिशन सारखी आपण आसन करना का मॅरेथॉन सारखी नहीं ना. तो अगर किसी को योगा क्लास लगाना है और कोई एडवर्टाइज ऐसा है कि 1 घंटे में 30 आसन, तो बिल्कुल मत जाना उधर. मैं 1 घंटे में 4 ही आसन करा के लूंगी, तो मेरे पास आना. मतलब ऐसे ऐसे लोगों के पास जाना, ऐसा बताना चाहती हूँ मैं. फाइन. स्लोइंग डाउन, विश्रांति इस जरूरी है. देन प्राणायाम को जैसे मैंने कहा, रिदमिक ब्रीदिंग, स्लो डाउन योर ब्रीदिंग विथ अवेयरनेस. व्हेन वी डू एनीथिंग, अपने आप स्पीड कम हो जाता है. मनोमय कोश के लिए तो हमें पता है सबको, धारणा, ध्यान है, सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, प्रेयर है, प्रार्थना, इंडिविजुअल प्रेयर, कलेक्टिव प्रेयर. कलेक्टिव प्रेयर मतलब ग्रुप में जो प्रेयर होता है, जिसको सत्संग बोला जाता है, जिसको भजन बोला जा सकता है, कीर्तन बोला जा सकता है, वो भी जरूरी है. इतने सारे हमारे जो त्योहार है, वो अगर नहीं होते ना, हम सब मैड हो गए होते. ये हमें रिलैक्सेशन देता है. अभी जैसे गणेश जयंती हो गई, उसके बाद नवरात्रि आ गई, अभी दिवाली आ रही है. देखो, ये हमें रिलैक्स करती है, क्योंकि वी डू सत्संग, वी डू भजन, कीर्तन, धारणा, ध्यान, कुछ करते हैं हम लोग. आइडॉल का पूजा, ये कुछ तो प्रैक्टिसेस है. दीज आर द प्रैक्टिसेस. विज्ञानमय कोश के लिए भी प्रैक्टिस बताई गई है. क्या है? स्वाध्याय. स्वाध्याय के दोनों मतलब निकलते हैं. सेल्फ स्टडी, स्व अध्याय, खुद का पढ़ाई करो, खुद का अभ्यास करो, और सेल्फ स्टडी करो, खुद अकेले पढ़ाई करो. पढ़ाई मतलब सिर्फ बुक. अभी आजकल तो बुक ही है हमारे पास. पहले तो गुरु होते थे, आजकल गुरु नहीं है. तो बुक्स, दे आर अवर गुरु. रीडिंग बुक्स. लेकिन कौन सा बुक नहीं पढ़ना चाहिए, वो समझ में भी आना जरूरी है. राइट. तो व्हाट्सएप के सभी मैसेजेस मत पढ़ो. हमें पता होना चाहिए नहीं पढ़ना है मुझे, निकल जाओ उस ग्रुप से. स्वाध्याय, मनन, चिंतन. So the three through IAYT, integrated approach of yoga therapy, IAYT, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये फुल शॉर्ट फॉर्म. 3 principles of yoga. अन्नमय कोश के लिए रिलैक्स द बॉडी, प्राणमय कोश स्लो डाउन द ब्रेथ, एंड मनोमय कोश काम डाउन द माइंड. This is Samatvam Yoga Uchyate. Balance, perfect balance at all the levels. Manomay Kosh, Annamay Kosh, Pranamay Kosh, Manomay Kosh. So balance between sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Balance between left and right brain hemisphere. Balance in thinking, balancing behavior, balancing speech, balance between need एंड पोटेंशियल. नीड एंड पोटेंशियल का डिफरेंस जो है हमारा, वो जितना ज्यादा रहेगा उतना स्ट्रेस ज्यादा रहेगा. द नीड, द डिमांड एंड द कैपेबिलिटी, द पोटेंशियल, ये कम करना है हमको. आइदर नीड कम करो या पोटेंशियल बढ़ाओ. डिजायर्स एंड एक्शंस, ये सब में बैलेंस होना जरूरी है. दैट इज योग समत्वम उच्यते. ये स्लाइड देने वाली हूं मैं, डोंट वरी, लेकिन लिखो फिर भी आप, अच्छा है. We all know the definition of health as per WHO. WHO तो पहले किसी को पता नहीं था, कोविड के बाद सबको पता है WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. So with according to them, the definition of health was this. Now it is changed. Health is a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being, and not merely the absence of disease. मतलब किसी को कुछ बीमारी नहीं है मतलब वो हेल्दी है, ऐसा नहीं. अगर किसी को कैंसर भी है लेकिन उसके ये फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग है, देन ही इज हेल्दी. और किसी को हम कुछ बीमारी नहीं है फिर भी हमें पता है हम हेल्दी नहीं है, क्योंकि मेरा फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस नहीं है. Now in 2000 this spiritual well-being ये जो है निकाल दिया गया. बिकॉज स्पिरिचुअल का मतलब अलग अलग हो सकता है लोगों को, इसके लिए निकाला होगा शायद.
या you can say physical, mental, social, they are the general terms, and spiritual is the very much subjective term. That's why they have removed spiritual from this in 2000. This is health as per WHO. And this is a very beautiful verse from Bhagavad Gita. You people are already learning chapter 6 and chapter 16. And chapter 2 जो है ये आपको next semester में है, जिसमें ये हमें श्लोक हमें सीखने दे. That these two continuous श्लोका 62 and 63. They will tell you कि स्ट्रेस का इफेक्ट कैसे होता है. ध्यायन्तो विषान् पुंसा संगेस्तेषुपजायते. पहले तो हम किसी भी विषय का ध्यान करें, ध्यान मतलब कंटिन्यूअस विचार, थिंकिंग कर रहे हैं, तो उसके प्रति हमें क्या होता है, संग, डिजायर, अटैचमेंट डेवलप होती है. एंड संगात संजायते कामः. डिजायर विल लीड टुवर्ड्स काम. काम इज स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स. डिजायर, अटैचमेंट, वो काम की तरफ लेके जाएंगे. कामात क्रोधो भी जायते. Once you have desire for any object, and if you will not get that object, you will end up into क्रोध. या हमें जैसा चाहिए वैसा नहीं, जो नहीं चाहिए वो मिलता है तो भी क्रोध आता है, जो चाहिए वो नहीं मिलता है तो भी क्रोध आता है. सो एंगर यहाँ पे नहीं रुकता हमारा स्टेट ऑफ माइंड. वी कंटिन्यू लाइक दिस. क्रोधात भवति सम्मोहा. क्रोध हमें क्या कर देता है, हिप्नोटाइज कर देता है. सही गलत की पहचान भूल जाते हैं हम लोग. वी हिप्नोटाइज, हमें पता नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं, क्या टेक्स्ट कर रहे हैं, किसको क्या मैसेज कर रहे हैं, समझ में नहीं. आजकल तो ज्यादातर बातें टेक्स्ट पे ही होती है, इसके लिए बोल रही हूँ मैं. क्या पोस्ट कर रहे हैं हम, हमें कुछ समझ में नहीं आता. सम्मोहन, हिप्नोटाइज हो गए हैं. सम्मोहात स्मृति विभ्रमः. सम्मोहन की वजह से आफ्टर विथ हिप्नोटिज्म व्हाट विल हैपन, स्मृति विभ्रह, हमारा मेमोरी लॉस हो गया. जो भी सीखा था अच्छा सब चला गया दिमाग से. स्मृति भ्रंश होने के बाद बुद्धि नाश होता है. सही गलत विज्ञान में कुछ डिस्टर्ब हो गया मेरा पूरा. इसके लिए तो ये रेप हो रहे हैं आजकल, ये जो सब चीजें हो रही है, मर्डर्स कितने हो रहे हैं देखो. दैट इज स्मृति भ्रंश. स्मृति नाश से स्मृति नाशात प्रणश्यति, मतलब इट विल एंड अप, खुद का नाश, एंड ऑफ दैट पर्सन. फाइनली वन गेट्स लॉस्ट. उस खुद का नाश हो जाता है उस बंदे का. सो ये भगवत गीता में ऑलरेडी बताया गया है कि स्ट्रेस कहाँ से कहाँ लेके गया हमको. व्हाट इज द सॉल्यूशन? कंट्रोल ऑल्ट डिलीट. हम करते हैं ना, कभी कभी कंप्यूटर हैंग होता है तो क्या करते हैं, कंट्रोल योरसेल्फ, लुक फॉर द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस. दे आर देअर. पकडून नाही ठेवायचं एकच. ठीक आहे ना, हे नाही होत आहे, दुसरं काहीतरी होतच आहे ना, पण देर आर सॉल्युशन्स. आपण आपल्या उघड्या डोळ्यांनी थोडस लांब गेलं की आपल्याला सगळे दिसतात ऑप्शंस. देर आर मेनी ऑप्शंस. लाइफ का अंत नहीं होता. एक चीज नहीं ठीक से हमारे मन क्या बोलते, आपल्या मनासारखी नाही झाली एखादी गोष्ट म्हणजे आयुष्य संपत नाही. देर आर ऑल्टरनेटिव्ह सोल्युशन. डिलीट द सिच्युएशन विच गिव्स यू टेंशन. तो दैट इज ऑल अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट. और उसके लिए सॉल्यूशन जो हमने कल देखा, साइक्लिक मेडिटेशन. दिस इज द प्रैक्टिस. तो हम साइक्लिक मेडिटेशन में भी क्या करते हैं, IRT इज फॉर अन्नमय कोश, QRT इज फॉर प्राणमय कोश, एंड DRT इज फॉर मनोमय कोश. अभी आपको समझ में आया? ये IAYT में आता है. ये बाकी सब प्रैक्टिस है जो हमने आसन, ये पूरा सर्कल आपको पूरा एक साइक्लिक मेडिटेशन इतना एक छोटा स्लाइड में समझ में आएगा. उसका एक्सप्लेनेशन मैं कल भूल गई भेजना, आज भेज देती हूँ आप लोगों को. एंड उसका श्लोक जो है पता है आप लोगों को, राइट?
लय संबोधयेत् चित्तम विक्षिप्तम शमयेत् पुनः सकषायम विजानीयात् समप्राप्तम न चालयेत्। स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी आप ये लिख सकते हैं। अगर आपके पास डेटा कम पड़ा, मार्क्स ज्यादा रहे, लिखो। नहीं कुछ याद आ रहा है, लिखो। और इसके आगे के पूरे स्लाइड में ये पूरा एक्सप्लेनेशन है आपको जो कल मैंने सिखाया उसका। That is all for stress management. We'll end up our session with the shloka first, then we'll have question answer. Okay, sit straight. Namaskar mudra with the closed eyes. Om sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Neck down. Surrender yourself to Omkar. Slowly neck up, palming. Place the warmness on the face, on the eyes, on the neck, on the hands. Slowly open your eyes. Hari Om. Thank you. So I'll stop the slide. Yeah. Now you can ask if you have any questions. इसका भी मैं स्लाइड भेज देती हूँ और कल के 2 रह गए थे मेरे से, वो अभी भेज देती हूँ मैं। सो मैं क्या चाहती हूँ, कितने मार्क्स है इसके लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए? मेरे ख्याल से कुछ 20-30 मार्क्स रहेंगे आपको, 20-25 पकड़ो। सो आप पूरा रेडी रखो ये आंसर आपका। यस, थैंक यू अमोद। सो कीप द 25 मार्क्स का मटेरियल लिख के रेडी रखो और उसको एज असाइनमेंट ले लो मेरी तरफ से। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या है लिखना है। स्ट्रेस के बाद आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है स्ट्रेस का, जैसे मैंने कहा पहले का आप एग्जांपल दे सकते, पहले जमाने का, अभी का, फिर फाइट फ्लाइट एंड फ्रीज, फिर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, ये सब जो आपने आज लिख के लिया है और मेरी स्लाइड में आपकी भाषा में लिखो, एग्जाम्पल्स दो, तब के एग्जाम्पल्स, अभी इस एरा के एग्जाम्पल्स दो। थैंक यू स्मिता। फाइन, उसके बाद स्टेजेस है ना, 4 जो फेजेस हमने बताए वो दो। फिर ये हमारा कोश आ गया, पंचकोश, उसमें फिर कैसे शुरुआत होती है स्ट्रेस की और कहाँ पे जाते हैं, फिर व्याधि किसको बोलते हैं, दैट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, फिर व्हाट इज समाधि, अपोजिट टू इट, एंड इट इज ओनली पॉसिबल विथ योग, दैट इज इंटीग्रेशन। और फिर IAYT मैनेजमेंट, जिसमें हमने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और इसके जो प्रैक्टिसेस देखे उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करो। और फिर आ गया आपका वो जो श्लोक है, दायंतो विषाद पुंसा श्लोक, अगर याद नहीं रहता है आपको, तो भगवद गीता 2nd चैप्टर 60-63 नंबर वर्सेस आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। यस, थैंक यू अदिति। फाइन, उसके बाद फिर आप एक साइक्लिक मेडिटेशन का वहां पे उल्लेख कर सकते हैं और पूरा साइक्लिक मेडिटेशन भी लिखेंगे तो आपका वो भी एक असाइनमेंट हो जाएगा। सो दोनों में आप साइक्लिक मेडिटेशन लिख सकते हैं, मॉड्यूल 1 के लिए भी और मॉड्यूल 2 में ऑलरेडी साइक्लिक मेडिटेशन है। ओके, हाँ रूपल बोलना। मैम आपण ह्याच्यामध्ये हम इसमें व्याधि जब बात कर रहे हैं, because of all this व्याधि happened, तो at the same time can we connect it with Ayurveda imbalance of doshas, वात पित्त, क्योंकि उसमें भी constipation and all that होता है। कर सकते हैं, इफ यू हैव नॉलेज ऑफ दैट तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो आयुर्वेद फील्ड से है, वो लिख सकते हैं। उसका ज्यादा नॉलेज नहीं है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज ये कंटेंट ऐड करने के हाँ, लिए समदोषा समाग्निश्च, ये जो हमारा जो श्लोक है वो लिख सकते हैं आप। स्वास्थ्य का वो भी चाहे तो मैं भेज देती हूँ श्लोक, वो भी लिख सकते हैं आप। ओके, तर हे तुम्ही असाइनमेंट लिहा आणि स्कॅन रेडी ठेवा, स्कॅन करून पाठवून द्या। कधीपर्यंत कराल? 1 वीक? ठीक है ना, मैं तो बोलती हूँ आज ही करो भाई, क्या है उसमें इतना।
अतिशय अतिशय सुंदर सेशन झालेलं आहे हे. थँक्यू अतिशय सुंदर. म्हणजे मला आज वाटलं की मी जसं म्हणते मी मेडिकल सोडून माझ्या डोक्यात जे होतं मला आयुर्वेदाकडे वळायचंय. दॅट वॉज द ग्रेट सेशन. म्हणजे फार सुंदर सेशन. थँक्यू सो मच अनुराधा. Thank you so much, ma'am. May Thank you you. can heal your life एक बुक पढ़ा था, उसकी हाँ. सारा मीनिंग आज एक सेशन में ही क्लियर हो गया. थैंक यू. थँक्यू. मॅम एक्झाम फी बऱ्यापैकी इथेच वसूल झाली. मला ते पेपरचं काही पडलेलं नाही. तेच म्हणून हे सेशन फार इम्पॉर्टंट असतं. ह्या सेमिस्टर 1 मधलं हे माझं सगळ्यात आवडीचं सेशन आहे. अँड आय विल शेअर विथ यू माय प्रिव्हियस सेशन्स ऑल्सो. म्हणजे मी गेल्या वर्षीचं पण मी सेशन तुम्हाला पाठवेन खरं तर. वाय? बिकॉज त्यावेळेचं सेशन आत्ताचं म्हणजे कंटेंट सेम आहे. पण काय होतं की हे बघा, वर्षभरामध्ये माझे अनुभव, तुम्ही समोर असलेले व्यक्ती, हे सगळं बदलतं ना. सो प्रत्येक लेक्चर वेगळं असतं. गेल्या वर्षीचे हेच सगळे लेक्चर्स तुम्हाला जरी पाठवले ना, तरी तुम्ही म्हणाल की तेच मिळतंय, पण किती वेगळ्या अनुषंगाने मिळतंय आपल्याला. सो मी माझं हे स्ट्रेस मॅनेजमेंटच्या लेक्चर 2-3 आम्ही जसं कोविड आले तसं आम्ही सगळे लेक्चर्स मुद्दाम मी रेकॉर्ड करून मी ते ठेवलेत. कारण मला स्वतःला ते जाणवतं की बदल होतो आहे. म्हणजे तेच लेक्चर मी नाहीतर देऊ शकले असते. जाऊ दे, हेच बघा आणि करा. पण तसं नाही करता येत आहे. कारण फरक पडतो आहे आपल्या अनुभवांमुळे, आपल्या एक्सपिरियन्समुळे फरक पडतो या गोष्टींचा. सो आय विल शेअर दॅट लेक्चर ऑल्सो विथ यू. आणि हे पण मी लेक्चर शेअर करेन. सो तुम्हाला आणखीन त्यातून पण कदाचित काही गोष्टी माझ्या राहिल्या असतील सांगायच्या, तर त्यातून पण तुम्हाला मिळतील. ठीक आहे, तसंही करते मी. सो हा तुम्ही बनवा छानपैकी. हे तुम्ही, थँक्यू संगीता, हे तुम्ही एक मॉड्यूल बनवून रेडी ठेवा तुमच्याकडे. अँड व्हॉट आय वॉन्ट की तुम्हाला इथून पुढे जर कोणी लेक्चरला बोलवलं तर एक स्ट्रेस मॅनेजमेंटचं तुमचं लेक्चर रेडी करा तुम्ही. लोग बुलाएंगे आपको. आप एमए योगा कर रहे हैं भाई, आपको लोग बुलाएंगे. आपका कॉलर टाइट है मार्केट में, तो लोग बुलाएंगे. क्या बोलू, लोग पूछते मॅडम तुम्ही या ना प्लीज लेक्चरला. सर या, कुठला विषय घ्याल, सरळ सांगा स्ट्रेस मॅनेजमेंट घेते मी. घ्या हे लेक्चर, करून टाका प्रॅक्टिस, वर्ड टू वर्ड घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही. पुन्हा पीपीटी हा दाखवा. हे करा तुम्ही, मला पाहिजे. जब भी आप जाएंगे लोगों में ये बताएंगे ना, तो आपको और सीखने को मिलेगा. So this is a chance where you can develop your own style, because now you people know what is my style of teaching, what is Agashe sir style, what is Shilpa madam style. फिर आपने देवांग सर को सुना, कल को आप रोहित पिल्लई सर जो नादानुसंधान सिखाएंगे उसको सुनेंगे. तो वो सब आप सुनने के बाद यू कैन डेवलप योर ओन स्टाइल विथ योर पर्सनैलिटी. उस हिसाब से आप आपका स्टाइल डेवलप करो. क्योंकि एमए के बाद अगर आप सिर्फ योगा क्लास चलाएंगे ना, तो एमए का सीट तो वेस्ट गया भाई मेरा. आई वॉन्ट यू टू बिकम लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, थेरेपिस्ट. फाइन. तो ये ही चांस है कि यहाँ आप आपका पर्सनालिटी थोड़ा सा उस दिशा में लेके जाने की कोशिश करेंगे. या मुक्ता बोल. मॅम माझा एकच असा प्रश्न आहे की आपण चक्रीय ध्यान जेव्हा करतो आपण मध्ये मध्ये ओमकार पण म्हणतो ना, तर मग आता स्ट्रेस मॅनेजमेंट आपण चक्रीय ध्यान घेणार आहोत, मग तिथे Yes. थोडंसं ओंकाराचं महत्व लिहायचं नको. नको ना. Here we use Omkar not to understand its meaning. Here we are using Omkar to just find the resonance, the vibrations of that uchar. आता बघा, when you chant अभी आप लोग थोड़ा सा देखो, करो, आंखें बंद करो and just chant and while chanting observe your toes till नाभि. टोज से लेके हमारे नाभि तक का हिस्से पे फोकस करो. हाँ, ब्रीद आउट, ब्रीद इन. आईज रिमेन क्लोज्ड. अभी हम ऊ का उच्चार करेंगे सांस छोड़ते वक्त, तभी नाभि से लेके नेक, थ्रोट तक का ही पोर्शन पे ध्यान रखेंगे. हाथ भी उसमें रहेंगे. ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन.
आंखें बंद रहेगी। अभी म का उच्चार विथ क्लोज लिप्स हम करेंगे ब्रीद आउट करते वक्त। नेक से लेके, थ्रोट से लेके अपना जो क्राउन आहे, सिर म्हणजे आपल्या टाळूचा जो भाग आहे वरचा डोक्याचा, तिथपर्यंत व्हायब्रेशन्सचं जाणीव होते का बघायचंय. ब्रीद आउट, ब्रीद इन. And gently open your eyes. तुम्हाला जाणवलं का अच्या वेळेला तुम्हाला नाभीपासून खालच्या हिस्सात तुम्हाला वाइब्रेशंस, रेजोनेंस जाणवला असेल. सो धीरे धीरे अवेयरनेस हम बढ़ाएंगे. तो यहाँ पे रेजोनेंस, सूदिंग इफेक्ट ये जरूरी है. यहाँ पे ओम का अर्थ जरूरी नहीं है. फाइन. ओंकार ध्यानामध्ये मात्र तुम्हाला घ्यायचा आहे ओमचा. थँक्यू मॅम. थँक्यू. ओके. मॅडम बोलू? हा बोल ना संगीता. मला खूपच आवश्यक होते स्ट्रेस मॅनेजमेंटचं लेक्चर, कारण मी खरंच स्ट्रेसमध्ये आहे फार. सगळे आहेत ग, कारण सगळे आहेत स्ट्रेस. तुम्ही सॅटर्डेचं माझं तुम्ही प्रत्येक 100 लेक्चर मिस आता होतं हो मॅडम. ना, हो ना. नाही नाही हा, बघा कारण ते आता तुम्ही माझा शाळेमध्ये असल्यामुळे. माझा विचार करा. आणि संगीता 1 मिनिट इंटरप्ट करेन. माझा 7 तुम्ही ते किती 8 मुलं? ते 100 गठ्ठे लोक. आहेत मॅडम. तुम्ही हा 100 आणि माझे सेमिस्टर 3चे 100 मुलं, 200. तुम्हा प्रत्येकाचा स्ट्रेस माझ्या एकेकाचा आहे. मला किती लोकांचा आहे? 200 लोकांचा स्ट्रेस आहे. म्हणजे तुमचा स्ट्रेस गुणिले 100 मल्टीप्लाय बाय 200 करो और उतना स्ट्रेस मेरे को है. मग स्ट्रेस कोणाला नाहीये सांग संगीता. बरोबर. हा बोल. हो. सॉरी मी तुला इंटरप्ट केलं. बोल. नाही नाही, गठ्ठे म्हणजे आता काय ना, सध्या पेपरचे पण गठ्ठे वगैरे आहेत, जवळजवळ 7 ते 8 गठ्ठे. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे ह्या सगळ्या नोट्स आणि हे सगळं. तर मला असं वाटतं की जरा व्हॉट्सअप वरती असाइनमेंट कोणकोणत्या आहेत त्या जरा म्हणजे हो व्हॉट्सअप वरती चालेल. पाठवल्या तर मी एकदा त्यानुसार ते आम्ही समराइज करून घेते. करता येईल. चालेल का? आधी हा, तू म्हणजे मला मग जरा हे प्रत्येक करून दे सगळं सब्जेक्टच्या. आठवण. सो आय विल हा, से. म्हणजे आता मी हम्म. दिलेली असाइनमेंट ही आहे की स्ट्रेस हो हो, मैनेजमेंट ही में आजची कळली. स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर आपको 20-25 मार्क्स के लिए पूछते हैं तो मुझे आपके 20 या 25 जो भी आउट ऑफ मार्क्स आपको मिलने चाहिए. हा. ये मेरा हक बनता है. करेक्ट. आणि त्याला वेळ किती असणार साधारणतः त्या ह्याला लिहायला? पूर्ण 20 पेपरला मार्कां का? नाही, पेपर 20 किंवा यांची 25 मार्कांसाठी अराउंड. नाही 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 टोटल 80 आपण किती मार्क्सचा वेळ पेपर द्यायचा आहे. असं? अच्छा आपण किती वेळ द्यायचा असं म्हणताय? नाही. हा, असं असेल त्यांचं अच्छा नक्कीच. अच्छा. किती वेळात तो लिहायचं ते, म्हणजे किती लिहायचं? कारण कितीही लिहू शकतो ना, पानं कितीही न लिहा पानं. ना, लिहा ना, लिहा कितीही. मला तेच आहे कारण हे तुमच्या पेपर पुढे राहणार राहील आहे. अशाने. बट जब भी ए- एग्जाम के तभी मैं बताऊंगी ना. एग्जाम के पहले मैं लेक्चर में बताऊंगी आपको कितना टाइम कितने मार्क्स के लिए देना है. दैट आई विल टेल. नाउ तो यू राइट ना, यू गो ऑन राइटिंग, नो प्रॉब्लम. एग्जाम आपका 80 मार्क्स का होगा. 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा. उस हिसाब से हमें वो कैलकुलेशन करना है. वो बाद में देखेंगे हम. पहले आपको जितना आपको लगता है लिखते जाओ बस स्ट्रेस मैनेजमेंट को. और हो सके तो ऐसे मत लिखना. निबंध लिहू नका. पॉइंट वाइज लिहा गोष्टी. ठीक आहे. हा संगीता बोल. अजून काही? काय नाही, गिवअप करायचं पण मनात आलं, पण आता प्रत्येक वेळेस हा असं ते लेक्चर येतं. ऐकते ना तेव्हा तर ते तेव्हा पुन्हा एनर्जी लेवल वाढते. नक्कीच ना. गिव्हअप करावंसं बघू वाटतं जसं मला. होईल I can तसं. हो understand. हो, खरंच. सगळ्यांनाच अगदी. होतं. मलाही तेव्हा तसंच वाटलेलं. त्यामुळे मी समजून घेते. थँक्यू. चलो थँक्यू. देन बघूया मध्ये वीकडेज मध्ये कधी मला एखादं घेता आलं सेशन. तर अदरवाईज तुमचं तर काय काय चालू आहे? प्रमाण चालू केलं सरांनी, आगाशे सरांनी? ते तर म्हणजे चांगलंच होत असेल, प्रश्नच नाहीये. तो प्रमा ऑलरेडी मी थोडंसं एक्सप्लेन केलं होतं, त्यामुळे थोडं तुम्हाला ते सपोर्टिव्ह होईल. त्याच्यानंतर भगवद्गीता संपले दोन्ही चॅप्टर्स? नाही अजून. चॅप्टर 6 संपला. चॅप्टर 6 संपला आजच. आजच संपला. आता 16 बाकी आहे ना फक्त तुमचा. हा तो खूप छान आहे, खूप छान आहे. दैवी आसुरी संपत. व्हेरी ब्युटिफुल चॅप्टर. आणि तो तुम्हाला आता स्ट्रेससाठी वगैरे सगळ्याकडे उपयोगी पडेल. ठीक आहे. अमृता बोल. अमृता हा म्हण. मॅम, मला ऍक्च्युली काय म्हणायचं होतं की मी लेक्चर ऐकलंय, पण मला व्यवस्थित परत ऐकायचं आहे. तर लेक्चर कधी अपलोड करणार आहे? म्हणजे आता व्हिडिओ आजचं रेकॉर्डिंग? लेक्चर नॉर्मली उद्या होतं लगेचच अपलोड आपलं.
ओके. आजच नाही येऊ शकत का? आज बरं मग मला करायला लागेल, मी करते मग. कारण कसं असतं आज रविवार आहे ना, ती श्रद्धा करते ना, तिला सुट्टी असते रविवारची. पण हरकत नाही, मग मी करेन. हे आता लेक्चर 2 तासात माझ्याकडे येईल, म्हणजे ते प्रोसेसमध्ये असतं ना, कारण मोठं लेक्चर आहे ना, 2 तासाच्या लेक्चरला 2-3 तास प्रोसेस व्हायला लागतात. ते जसं येईल माझ्याकडे डाउनलोड मला मेल येतो, मग मी लगेच तुम्हाला हे करते, टाकते त्याच्यामध्ये. आजच टाकते. शुअर. आय विल डू दॅट. मॅम असाइनमेंटचे आदिती मला पेज आठवण किती लिहायचेत आपल्याला? बोला ना राज, काय म्हणालात? असाइनमेंटचे पेज किती लिहायचेत म्हणलं लिखाण? असाइनमेंटचे पेजेस खरं तर सेम 1 ला आपण असं रिस्ट्रिक्ट करत नाही. तुम्हाला जेवढं वाटेल तुम्ही लिहा. पण मिनिमम मला असं वाटतं की म्हणजे एक 4 पानं म्हणजे पाठपोट 4 पानं तरी व्हायला पाहिजे. दॅट्स व्हॉट आय फील. ओके मॅम, ओके. चलो. मेरा कैलकुलेशन बताती हूँ मैं, मतलब एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फुल स्केप पेज होता है ना एक, तो एक फुल स्केप पेज का एक साइड कैरीज 2 मार्क्स. मतलब जब भी हम लोग एग्जाम देते थे, अभी आजकल कोई इतना लिखता नहीं है, लेकिन एक को 2 या 3 पकड़ो, चलो ज्यादा से ज्यादा, तो 2 पाठपोट मतलब बैक टू बैक 2 पकड़ के होते हैं आपके 5 मार्क. आपको चाहिए 25 मार्क्स, तो आपको कितना लिखना पड़ेगा? 5 पेपर लिखने पड़ेंगे ऐसे. इट इज एज सिंपल एज दैट. ये कैलकुलेशन सेमेस्टर 4 तक रहेगा. तो बैक टू बैक 5 मार्क्स. ओके. और लिखो ज्यादा. मुझे पता है आप लोगों का हैबिट चला गया है, तो यही चांस है, यही सेमेस्टर 1 में अभी से आप प्रैक्टिस करो लिखने का. नहीं तो बाद में क्या होगा, एग्जाम पे टाइम पे आता सब कुछ है, लेकिन आपका हाथ जो है वो गिव अप करेगा. हाथ आपका साथ नहीं देगा, मैं अभी से बताती हूँ. तो अभी से प्रॅक्टिस करो लिखने का. त्यामुळे हाताचा काही दुसरा व्यायाम नाहीये. व्यायाम हाच आहे की लिहायची प्रॅक्टिस करा. तर तुम्हाला ते जमेल. ठीक है. तो वो प्रैक्टिस करो. मराठी में लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो. ये भी आप किसी भी भाषा में आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं. अभी हमारा मॅडम हाँ बोला ना. बोला. नाही मी ऍक्च्युली इंजिनिअरिंग प्रोफेसर आहे. तर हाँ. आज मला असं वाटायला लागलं की मी आता योगामध्ये पण प्रोफेसर होऊ शकेन आता इन्शाल्लाह. नक्कीच इंजिनियर्सला तर नेहमीच वेलकम. कारण मी स्वतः इंजिनियर आहे. त्याच्यामुळे इंजिनियर्स, डॉक्टर्स हे सगळे या फील्डमध्ये येतातच. आणि चांगलं करतात. पण ENTC आहे माझं. ME फिजिक्स आणि केलंय मी. योग ते तसं बऱ्यापैकी एकमेकांसोबत जातात. एकमेकांना ENTC मध्ये आहे मी. ME केलेलं आहे. हो का? अरे वा. गुड. येस अंकिता बोल. करून व्हॉट्सअपवरती पाठवायची आहे का? काय म्हणते? असाइनमेंट व्हॉट्सअपवरती पाठवायची आहे का करून? नाही. तुम्ही लिहून ठेवा. मी मेल आयडी देणार, त्याच्यावर स्कॅन करून पाठवायचे सांगितल्यावरती. ओके. आता रेडी ठेवा. आणि अदिती मला आठवण कर कुठल्या मला वाटतं रिसर्चच्या पण काही असाइनमेंट्स तुम्हाला द्यायचे आहेत मला. तो तोही विषय तुमचा होऊन जाईल आत्ताच असाइनमेंट मध्ये. सो एग्जाम के लिए बस आपको आपका खुद का असाइनमेंट पढ़ना है, हो गया आपका काम. स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ये हो गया. मेरे जो हैंड रिटन मेडिटेशन के नोट्स है वो है क्या ग्रुप आपके ड्राइव में है, आहेत का ग अदिती? मॅम जेनचं नाही दिलेलं आहे काही. हा जेनचं नाहीये. त्यांचं नाही दिलेलं. प्रेक्षा नाहीये ना फक्त, बाकी आहे. ठीक आहे. प्रेक्षा ध्यानचं मटेरियल आहे पूर्णच्या पूर्ण, ते टाकते मी पीडीएफ. जास्त आहे, ती थोडी जास्त आहे, पण टाकून देते मी ते. आणि जेनचं पण काहीच दिलेलं नाही. झेनचं तर काही नाहीच आहे. बरं. त्याच्यामुळे काय देऊ तुला? पण असं एक्झाम मध्ये जेन आलं तर काय लिहायचं मग आपण? तू माझं लेक्चर ऐकलेस का झेनचं? हा मग तेच लिहायचं. साइक्लिक मेडिटेशन का प्रैक्टिकल नीलिमा मैडम कराएंगे क्या? अच्छा वो देखती हूँ मैं क्या है, दैट आई सी. कोई भी होगा अच्छा ही होगा, टेंशन मत लो. मॅम तुम्ही म्हणलेलं की सायक्लिक तुम्हीच घेणार एक हा सेशन. मग तेच मीच घेणार आहे ग बाई, मीच घेणार आहे. मॅम बाकी सगळ्या कोर्सचं टेन्शन नाहीये, पण रिसर्चचं आहे. अरे जरा काय, जास्त research ला म्हणजे स्ट्रेस. सगळ्यात जास्त मार्क्स रिसर्च मध्येच मिळतात.
पण मॅम काल जास्त स्ट्रेस घेतला आणि 25 पानं पीपीटीचे बघितले सुदर्शना मॅमचे. मग जरा वाटलं की काहीतरी डोक्यात गेलंय, पण माहित नाही एक्झाम मध्ये काय नाही नाही टेन्शन, मी पूर्ण रिवाइज करणार आहे तुम्हाला रिसर्च, टेंशन घेऊ नका. फुल रिसर्च मेथोडॉलजी में रिवीजन घेणार आहे तुमचं. और एग्जाम में क्या, और रिसर्च का प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगा पता है, क्योंकि वो फॅक्च्युअल है. हे आहे तसं आहे. हे ह्याला स्टॅटिस्टिक्स हे असंच असतं, डेटा कलेक्शन असंच करतात. उसमें कुछ ऐसा ये नहीं है, एज पर यू, एज पर सब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है. ते फॅक्च्युअल आहे. तो फॅक्च्युअल चीजें रिसर्च सीखना. मॅथ्स सारखं आहे. मॅथ्सचे स्टेप्स आहे की इट इज लाईक मॅथ्स. तो ते मी तुम्हाला घेईन. तुम्ही सध्या फक्त समजून घ्या. एक्झामच्या वेळेला काय करायचं ते मी सांगेन तुम्हाला. टेन्शन नका घेऊ तुम्ही. आणि मॅम आणि आकाश सरांनी पण सांगितलं होतं की लास्ट 5 इयर्सचे पेपर्स आहेत त्याचे क्वेश्चन्स आन्सर्स लिहायचे आहेत. तर लिहा असाइनमेंट म्हणून. मग तर ते तेच क्वेश्चन्स तुम्ही काढा, नाही तर माझ्याकडे आहेत का, म्हणजे मी कन्सोलिडेट करून ठेवलेले आहेत, पाहिजे तर ते टाकते. पण ते तुम्ही एकदम बघाल आणि घाबराल म्हणून मी सहसा टाकत नाही ते. क्या होता है, डर जाते हैं ना लोग, इतना सब बाप रे असं काहीतरी होतं म्हणून. इसके लिए मैं नहीं डालती, ये सब मैं नहीं करती. और म्हणजे आपको जो पेपर्स जे अपलोड केलेले आहेत ते मग आम्ही बघून त्याच्यातले क्वेश्चन्स आन्सर्स लिहू का? यस उसमें से लिखिए आंसर. और आपको आगाशे सर ने ही बोला है कि लास्ट 5 ईयर का देखो और निकालो, तो आगाशे सर का ही पेपर का वैसा करो. आगाशे सर ने बोला तो आप बाकी सभी पेपर का भी वैसा करने का कोशिश करेंगे तो आप डर जाएंगे. तो वैसा प्लीज मत करो, क्योंकि मुझे ऐसा आ रहे हैं. घाबरायला सुरुवात झाली आहे सगळं बघून हाँ, म्हणून ते सगळं एकदम नाही बघायचं, हळूहळू. शनई शनई हो जाएगा सब कुछ. मैम रिसर्च के बारे में क्या बताया मैम? मुझे मराठी बिल्कुल समझ में नहीं आया. रिसर्च के बारे में ऐसा बताया कि रिसर्च जो है वो फैक्चुअल है, तो वो कैसा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो वो आपको अभी स्टार्टिंग में इजी लग रहा होगा, लेकिन वो सॉरी डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन वो सबसे इजी, सबसे मार्क्स देने वाला यही सब्जेक्ट है आपको. तो मैं इसका पूरा रिवीजन लेने वाली हूं. तो आप लोगों को पेपर में क्या लिखना है, देखो सिखाते वक्त तो हम सब सिखा रहे हैं ना, क्योंकि वो उसका बैकग्राउंड तो तैयार होना चाहिए ना इसके लिए. लेकिन पेपर में आपको क्या क्या आने वाला है वो मैं बता दूंगी. और कहें कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है, उसकी वजह से पुराने वाले पेपर्स है नहीं हमारे पास, न्यू है ना सब आपके लिए. तो सिर्फ ये आगाशे सर का जो पेपर है वो वैसे का वैसा आगे आया है. और स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये 2 ही पेपर आपको लास्ट ईयर के आप ले सकते हैं, बाकी सब में बहुत चेंज है. इसके लिए लास्ट ईयर के पेपर फिलहाल मत देखो आप ज्यादा. सिर्फ आगाशे सर का जो सब्जेक्ट है, जीव जगत ईश्वर अविद्या एंड प्रमाण, वो देखो आप. ठीक है. हाँ सोनाली बोल. मॅम तुम्ही आता काल बोलले होते की नोट्स देणार नाही आणि फक्त ते क्वेश्चन पेपर आहे त्याचे आन्सर्सच तुम्ही देणार आहात, बरोबर ना? मग आतमध्ये इकडे जे आहेत ते प्रिंटआउट काढायला चालू केले तरी चालेल ना? केले तरी चालतील. प्रिंटआउट काढा तुम्हाला हवेत ते, पण खूप जास्त प्रिंट नका काढू, वाचलं नाही जाणार सोनाली. हा, खूप असे प्रिंट हातात आले की ते बघण्यातच तुमचा खूप वेळ जाईल. ओके. ओके. सो प्रिंट आउट आप ले लो, लेकिन जो आपको जितना जरूरी है, आपको जितना लगता है उतना ही प्रिंट आउट निकालो. बहुत ज्यादा प्रिंट आउट, वेस्ट ऑफ पेपर, वेस्ट ऑफ मनी नका करो. ओके. ओके सोनाली. हाँ, ओके. आणि और मग ते हो सके क्वेश्चन तो मुझे क्या लगता है, हो सके उतना आप जरा लिखो आपके हैंडराइटिंग में उतना, क्योंकि पेपर में आपको लिखना है ना. अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता ना, मैं बिल्कुल आप लोगों को लिखने को नहीं बोलती. ये पेपर ही ऐसा है कि आपको लिखना है 80 मार्क्स का, तो आपको नाही, लिखने. जे मी लिहायला लागली आहे, मी क्वेश्चन पेपर पण सगळ्याचे बघितले आणि मला स्ट्रेस आला त्याचा. अरे वाह, क्या बात है. आणि म्हणून मी लगेच तुम्हाला विचारलं की नोट्सचं काय स्टेटस आहे? म्हणजे किती परफेक्ट मार्गावरती आहेस तू. ज्यांना स्ट्रेस येतोय, ज्यांना कोर्स सोडावासा वाटतोय, ज्यांना दुःख होत आहे, ते सगळे राईट ट्रॅकवर आहेत, लक्षात ठेवा. बरोबर. फक्त ते एक नोट्स आहेत ते जीव जगत ईश्वरचे, ते फक्त नोट्स भेटणार आहेत, बरोबर? हा, जीव जगत ईश्वर जे आहेत ना, त्याचे पण नोट्सचे टाकलेत ना ते सुद्धा मराठी आणि इंग्लिश. नाही, ते टाईप होतात आहे ना? ते वेगळे, ते तो वो ते तो आता कुछ नाही और ही भेटणार है, आहे? वो तो कुछ और ही है टाइप किया हुआ. ते आता कितने भेटणार नाहीये? कौन कर रहा है टाइप, युगा कौन करताय ग? आम्ही 4 जण आहोत सध्या. सरांनी, आगाशे सरांनी 2 दिवसात लिहून काढलेत ते नोट्स. तुम्हाला लोकांना इतके दिवस लागतात टाइप करायला? टाइप करो फटाफट. लवकर.
टफ आहे टाईप करायला. मॅम भगवद्गीताचे झाले ना आमचे, मग त्यानंतर हा. आता आघाडी सरांचे बाकी आहेत. घ्या आणि घ्या. मॅम भगवद्गीता चॅप्टर 16 चे नोट्स नाही दिलेत मॅमने, हा हा तर ते मिळाले तर तेही चालतील, कारण नेक्स्ट हा ते लेक्चर असेल ना मॅडम देतील, त्यांचं. पण माझे असतील ना त्यात हँड रिटन आहेत का माझे नोट्स 16चे? नाही आहेत. नाही. टाकते मी टाकते, कदाचित नसेल, माझे सगळे इकडे तिकडे गेले, मी टाकते नोट्स. ऍक्च्युली त्या त्यांच्या नोट्सने एक्सप्लेन करतात ना, तर मग हा ते असं साइड ते बाय बरं साइड पडतं, टॅली करायला बरं बरं पडतं. या पडतं. या करेक्ट 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 करेक्ट. तेच आम्ही तुम्ही पुन्हा करतो. लिहून काढा, टाइप तो करो ही आप, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो आप आपके हाथ से लिखो, एड योर ये क्या बोलते अंडरस्टँडिंग एंड योर एग्जाम्पल्स इनटू दैट. मॅम मी ना भगवद्गीताचं ते गीता प्रेसचं बुक घेतलंय, तत्व विवेचने. दिस इज ऑसम बुक. हो म्हणजे खूप छान एक्सप्लेनेशन आहे ह्याच्यात, ज्यांना कोणाला हे करायचं असेल इन केस. चालेल ना, घेऊ शकतात. तू काय नाव काय? तुम्ही सांगा. लिंक पाठव ना. लिंक अमेझॉन वरून Amazon, घेतलंस ना? Amazon. लिंक पाठवून दे, पाठव. खूप म्हणजे एकेका वर्डचं ना 2-2 पेजचं हो एक्सप्लेनेशन हो त्यांनी हो दिले. ते बेस्टच असतं ते. नाईस. फक्त काय होतं, मग आपण खूप त्यात जातो, म्हणजे आपल्याला सध्या वेळ कमी असल्यामुळे. बट यू Right. कीप दोज बुक्स विथ यू, कारण हे ऍटलीस्ट सगळं चॅप्टर 6 झाल्यावर and एम.ए 16 नंतर. बघू शकतो ना मॅम आपण. परफेक्ट परफेक्ट. 6 यू and कॅन 16 जस्ट गो बघू थ्रू शकतो. 6 and 16. दॅट्स इट. व्हेरी गुड, व्हेरी नाईस. तू ते अमेझॉन वरचं लिंक पाठवून मी दे लिंक पाठवते ma'am. आणि Yes. सगळ्यांना सांगू आपण की ज्याला वाटत असं, म्हणजे सगळ्यांनी घ्या असं आपण कंपल्शन नाही करू शकत, बट सध्या आपल्याकडे असतात पैसे की आपण घेऊ शकतो पुस्तक. मॅम फार कॉस्टली नाही आहे. 300 गीता रुपीज. प्रेस काय, गीता प्रेसचं बुक 300 समथिंगचं बुक आहे ते. फार खूप स्वस्त कॉस्टली आहे. खूप स्वस्त आहे. नाही प्रदीपिका ते पण घ्यायचंय का पुस्तक? कशाला? नाही नाही, हटप्रदीपिका नाही. नो नो नाही ना? नो नो मी मी रेकॉर्डिंग माझ्याकडे स्टॉप कारण करू. काहीच नाही. हा मी recording रेकॉर्डिंग stop स्टॉप कर. नाही, हटप्रदीपिका नका घेऊ सध्या.